दुग्ध उत्पाद जो भी होते हैं उसे सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सकेगा। और ये हम सबके जीवन में खुशहाली की एक नई इबारत, नया अध्याय जुड़ेगा इस रूप में। तो हम भी अपने मन से ये कामना करें, प्रार्थना करें कि जिस संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस भूमि पूजन को कर रहे हैं, और उस संकल्प में जहां माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है, माननीय सांसदगण, विधायकगण, सबकी गरिमामयी उपस्थिति है, उन सबके साथ हम भी अपनी शुभ कामना को, अपनी पवित्र कामना को जोड़ें। उस संकल्प में हम भी अपना साथ और अपना विश्वास प्रकट करें, और इस पूजन में हम अपने अपने स्थान पर ही बैठकर जरूर शामिल हो। सिर्फ यहां नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले से, जहां से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ सभी गणमान्य अतिथि और आमजन जुड़ रहे हैं। तो ये पूजन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, भूमि पूजन का। विष्णोरिराटिमसि विष्णुः सनप्त्रेस्थो विष्णुः शोरसि विष्णोर्दुर्वो असि वैष्णम् असि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमः देवता वसवो देवता रुद्रः देवता आदित्यः देवता मरुतः देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवते इन्द्रो देवता वरुणः देवता ॐ द्यौः शान्ति शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेदेशो शान्तिर्भवतो। ले लो मुझे यहाँ छोड़ो, लेकर तो छोड़ दिया। छोड़ देगा आप, इधर छोड़ दो, ये तो छोड़, ये छोड़ देगा। हरि ओम विष्णु विष्णुद्वनमय परमात्मने देशे ब्रह्मणोन्निदित्य प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे सतमनंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्थम चरणे जम्बूदेवे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तक देशे पुण्य प्रदेशे हरियाणा प्रदेशे ईसार मंडलांतर्गत है ईसार नामनी ग्रामे सप्तशतकम देश सहस्राब्दे दक्षिणायने भास्करे महामंगल्य प्रदे मासानम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे महापार्वण्याम एकादश्याम मिश्रे द्वादश्याम तिथ्यौ अमुकवासन वेदायाम में है मंगलवासन वेदायाम अमुक अमुक गोत्रेश्योत्पन्नोहम अस्मद वायुयान निमित्त भूमि पूजनार्थम प्रतिज्ञा संकल्पम महं करिष्ये हे। तू छोड़ लेके छोड़ता ओम पाद्रवादे अस्तोरगे मुखे आत्मनियम सर्वांगे सुस्नानम स्नानन्ते गंधोदक्स्नानं समर्पयामि ते शुद्धोदक्स्नानं समर्पयामि ओम शुद्धवाले श्रद्धवालो मणिवालस्तास्विना सहित सैक्ताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतिये कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रानुभोरोपापार्जन्यः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानन्ते गंधोदक्स्नानं शुद्धजलस्नानं समर्पयामि शुद्धवाले श्रद्धवालो मणिवालस्त आस्विना सहित सैक्ताक्षोणस्ते रुद्राय पशुपतिये कर्णायाम अवलिप्ता नभोरोपापार्जन्या वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं तिलकं समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अग्नस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्ति त्वां मोक्तै सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यते तिलकं समर्पयामि तिलकन्ते अक्षतानं समर्पयामि अक्षताञ्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदा अक्षताञ्च गृहाण परमेश्वर अक्षतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते दुर्वानुकुरान् समर्पयामि धूपम् अग्रापयामि दीपं दर्शयाम्ये नमः ओम वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमो नमः गंगणपते नमो नमः ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपि जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गंगणपते नमो नमः
त्वं देवी वैष्णवी शक्तिनन्तवर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया देवी समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतु गणेशम्बिकेभ्यो नमो नमः। गणेशम्बिके उपरान्त वरुणकलशदेवताभ्यो नमः। ओं भाद्रपादे अस्तोरगे मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानं स्नानान्ते गन्धोदकशुद्धजलस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपैतम् आचमनं जलं तिलकं समर्पयामि। तिलकान्ते अक्षतानम् अक्षतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थमिदं परमेश्वर। पुष्पमालान्ते दुर्वाणि कुरान्ते धूपमग्रापयामि। दीपं दर्शयामि नमः। ओं अग्निर्ज्योतिरविज्योति ज्योतिश्चन्द्रयथै च उत्तमस्वरज्योतिभ्यो दीपज्योतिकरे स्थितः हस्तप्रक्षालनं करोमि। हस्तप्रक्षालनं नैवेद्य निवेदयामि। सोभोज्य भोजयामि। ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि। दे सर्वस्तं समर्पयामि। कृत्या पूजा सद्गुण्यार्थे हस्तवद्भान् नमस्करोमि। ओम वर्णेश्योतम वनमनसे वनस्यस्कं सर्जनेष्ठो वनश्रेष्ठन्यसे वनश्रेष्ठनमासित कलसेवनाय नमो नमः। ओम नमो गणभ्यो उपरान्ते वरुण कलशदेवता उपरान्ते त्रिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम भाद्रपादे अस्तोरगे मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानं स्नानान्ते गन्धोदकशुद्धजलस्नानं शुद्धजलस्नानान्ते वस्त्र उपवस्त्रं यज्ञोपैतम् आचमनीयं जलं तिलकम् अक्षतान् नैवेद्यं समर्पयामि। धूपमग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। सर्वस्तं समर्पयामि। हस्तवद्भान् नमस्करोमि। ओं ब्रह्मेजानं प्रथमं पुरुषादिसीमतः श्रुचोवेन आवह स बुध्नामुपमा अस्य अभीष्टाशतस्योने मस्तच्व ब्रह्मणे नमः। केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवमधोशोधनं सहितं देवं विष्णुम् आवाहयाम्यहं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं सुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिबिर्धानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं नाथम्। ओमकण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सते नन्दे स्कन्दगणादिराजसहितः श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थो अखिल गौरव कुर्यात् सदा मंगलम। त्रिदेवताभ्यो नमः। पंचोंकारेभ्यो नमो। एक तंत्रीय चावल ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। ओम यं ब्रह्मावणेन्द्र रुद्रमरुदय सतवन्ति देव्यस्त्वै वेदै सांगपतिक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पंचोंकारेभ्यो नमः। ओम या श्री स्वं सुक्तीनां भवनेश्वलक्ष्मेः नाम कृद्यां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धास्तां कुलजनप्रभस्य लज्जातां त्वां नतास्मै परिपालय देवी विश्वं। श्री महालक्ष्मै नमः। महालक्ष्मेः उपरान्तः ओम ब्रह्मा मुरारे क्षत्रियप्रान्तकारे बुद्धश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिग्रहाः भवन्तु। सर्वे ग्रहाः तुष्टिग्रहाः भवन्तु। सर्वे ग्रहाः भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तिलकम् ओम आदित्या वस्वो रुद्रा विश्वे देवा मरुदनः तिलकन्ते प्रयच्छन्तो धर्म भद्रमस्तु स्वयं चस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सर्वा सर्वे संपदे सुस्त्रां भवः। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा ग्वंसस्नभिर्व्यसेमहे देवहेतं यदायुः। एक बार तिलक रक्षा कर देंगे। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। मंत्राधा सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशाय मोदयस्तवः। आयुष्कामः शस्कामः पुत्रकामः प्रपुत्रकामः थै च आरोग्यं धनकामाश्च सर्वे कामा भवन्तु ते स्वस्ति अस्तु श्रेरस्तु। ओम क्रांतो ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिव आज्ञया। इधर छोड़ दो इनको, यहाँ छोड़ दो जी। हाँ जी सारी जी कपूर जी। ओम मुखम समदेवतानां खांडोदान्दाकं पूजितं सर्वयज्ञेषु अग्निमावाहयाम्यहम्। अग्नियुतं प्रोदेहव्यम् उब्रोवे देवान् आसादयायेत्। ओम अग्ने नमः।
समस्त देवतानां खण्डदानदाः कंपूजितं सर्वयज्ञेषु अग्निम् आह्वयाम्यहम्। हाँ जी, छोड़ना सर। ओम गं गणपते स्वाहा इदं गणपते इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि विद्वान देश हेडो अवधा जिष्ठो वहनितमे सोस्तान विश्वाद्वे खाग्वंशे प्रमुद स्वाहा एदं मगनाभ्याम एदं नमः। ओम लक्ष्मी नानाभ्याम स्वाहा उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा सचिप्रेन्द्राभ्याम स्वाहा मातृपितृचरण कमलेभ्य स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा एतत्क्रम प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांश देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रचते स्वाहा। दुर्गे समृदा हर्षे भीतिम शेषजन्तोः स्वस्थयै समृदा मते मते ददासि दारिद्र्य दुःखभयानि कातदन्यासरोपकारकरणाय सदार्धचित्ता स्वाहा। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्ते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा। रोगान् शेषान् पहंचि दुष्टा रुष्टा दुकामान् सकलान् भिष्टान् त्वामाश्रितानां निपन्नानां त्वामाश्रिता हयाश्रितं प्रियन्ति स्वाहा। सर्वबाधा प्रश्नं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरे एमे त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं स्वाहा। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यस्थान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यस्थान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम आक्ष्णे नरसा वर्तमान निवेशन्य मर्तन मर्तन च हिरण्येन सवितार्थेना देव्यादिभुवनानि पश्यन् स्वाहा। ओम इमं देवा अस्पतंगं स्वदं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्याय इंद्रियाय इममुष्य पुत्रमशैविषेक वो अमिराजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणा गंग राजा स्वाहा। ओम अग्निर्मर्धा दिवैककुतपति थम्पागं तागं से जन्मते स्वाहा। ओम मद्वध्य स्वाग्नि प्रति जागृत वमिष्टापूर्ते सैगवं श्रीथामिञ्च अस्मिस्तदते अदर्शन देवा यजमान स्वाहा। ओम बृहस्पति धातुकृतमजनेषु यद्वच्छ्रिदाम दे चित्रं मे स्वाहा। ओम मन्नात्रिशो संब्रह्मणा व्यपिवस्रंपे सुमं प्रजाते ऋतेन सत्यमिन्द्रमपान ग्वंशकरमन्धस्य इन्द्रस्य इन्द्रमिदं पयो अमृतं मधो स्वाहा। ओम सन्नो देवीर्विष्ट्यापो वन्तु पीते शङ्गरवे स्रन्तने स्वाहा। ओम कानचित्र आभूवदोते सदा वृद्धस्खा क्या सचिष्ठ्यादा स्वाहा। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशे समजाथ स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। ओम अखिल चराचर सृष्टिभ्यो नमः स्वाहा। सुपारी दे एक एक दे दियो दोनों को। इसमें चम्मच में रख लीजिए, थोड़ा घी ले लो। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवी प्रावदे सुपुनरा पुनरावदे भक्ष्णे विघ्नायामस्वं सत्कर्तवे स्वाहा। ये छोड़ना जी, सारा ही छोड़ दीजिए इसके साथ जितना इसके अंदर। ओम वसो पवित्रमासे सतधारम वसो पवित्रमासे सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण सतधारेण सुपवा काम दुक्ष्य स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकम्
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवाने तम नमामि। ओम बैठे बैठे कर लो जी। ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के गुण बंसी वाला दौर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे। ओम जय जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे शरण गऊँ मैं किसके स्वामी शरण पढ़ो मैं तुम भी नहीं और न दो जा प्रभु भी नहीं और न दो जा आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी मैं मोरख खल कामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम होए कि अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलो दया कैसे आऊं शरण मय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दौर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम हस्तमदितं तोयं ब्राह्मति यज्ञोपरि अंगलग्न मनुष्याणां ब्रह्मत्या व्यपोहति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तन्नो हरे। छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का। एक परिक्रमा कर लियो जी थेरी लगा लियो खड़े होकर ना। हाँ जी अपनी जगह आके खड़े हो जियो बस। इधर से जी। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि संगणे तेषां प्रयोजने धनवानि तन्मसेः। बस उधर चलोगे जी।
ओम सहस्र श्रीखा पुरुषय सहस्राक्षय सहस्रपाते स भूमि ग्वं सर्वते सत्संगुलम में ओम प्रोखवेद ग्वं सर्वद्भूतं यच्च भाव्यं मे उतामृत शेषान धन्यनाते ओम एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषय पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य त्रिपादुर्ध्वय उद्दैत पुरुषय पादस्य भवत् पुनः ततो विसंवक्रामत्सा स्नान शनै अवेहि ततो विराट जायते विराजो अधि पुरुषय स जातो अत्यरिष्टत् पश्चात् भूमि मथो पुरः संवृदं बृहदाजं पुस्तां चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च ये हेलो 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 हेलो। भारत की एक इतनी सुंदर परंपरा है जहां हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो भूमि पूजन से करते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि, ये धरती जो हमारी माँ है, उसका आशीर्वाद हम सबसे पहले लेते हैं और अपने सभी आराध्यों का आह्वान करते हैं कि हम जो भी संकल्प ले रहे हैं, जो भी कार्य हम उसका शुभारंभ कर रहे हैं, वो सफलता के साथ पूरा हो। और देवियों सज्जनों, आज ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जब ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने के अवसर पर ये सुंदर संकल्प इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है इस रूप में। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय अपने कर कमलों से उस शिला पट्टिका का भी अनावरण करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा हिसार के इस हवाई अड्डे को, तो तालियां आप जहां भी हैं अपने अपनी जगह से जरूर बजाएं, क्योंकि ये भूमि पूजन जो जिस रनवे का फेज 2 का हुआ है इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इस हवाई अड्डे का निर्माण होगा। और इस हवाई अड्डे का लाभ जो है वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को भी मिलेगा, क्योंकि सीधे हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम वाणिज्यिक केंद्रों से और देश के और दुनिया के तमाम केंद्रों से जुड़ सकेगा। इस रूप में हमारे जिलों में जो अलग अलग स्थित कार्यक्रम चल रहे हैं वो थोड़ी देर में वो भी पूरे हो जाएंगे और उसके वहाँ भी जो भी उद्घाटन कार्य चल रहे हैं वो पूरे होंगे। और उसके बाद जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, मंच पर जब मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा उसके साथ इन कार्यक्रमों की भी शुरुआत होगी, जो अपने आप में एक विशेष अवसर है। आप जानते हैं कि आज यहाँ वैसे तो पूरे प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण लगभग 306 से भी ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज हो रहा है, जबकि ये 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय के दूसरे कार्यकाल का, जहां 1848 करोड़ से अधिक की राशि की ये योजनाएं जो हैं उसका शुभारंभ होगा या उसका उद्घाटन होगा। और भूमि पूजन के बाद इस तरह से शिलान्यास का और ये जो प्रक्रिया है उसके निर्माण की एयरपोर्ट के, वो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी और उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हुआ है। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि प्रदेश के विकास को जिस रूप में गति मिली 2014 में, उसका एक नया अध्याय 2019 में शुरू हुआ और उस दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जो है वो आज पूरा हो रहा है इस रूप में। और इस रूप में कितनी सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश की जनता के लिए हो रहा है, इस प्रदेश के विकास को गति देने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये अवसर, ये दूसरा साल, दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल है, ये दूरदर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, सुशासन के से लेकर जन सेवा के संकल्प को साकार करने का ये दूसरे कार्यकाल का पहला साल रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूमि पूजन के बाद इस पांडाल में पधार रहे हैं, जहां वे 7 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि हिसार जिले के लिए हैं, उनका वो अपने कर कमलों से उद्घाटन और शिलान्यास कुछ ही पलों में करेंगे। लेकिन आइए एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इस नए संकल्प और नए हरियाणा के निर्माण के जो आधार है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस समय मंच पर हो चुकी है, और उनका अभिनंदन इस
पांडाल में उपस्थित सभी जनसमुदाय, प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़ेंगे हमारे साथ, सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सबको इस बात के संकल्प के शामिल होने का यह अवसर है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए और उस हर स्नेह के लिए जो उनसे हम सबको मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री और साथ में हरियाणा प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, माननीय सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा से लोग लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स साहब, हमारे माननीय राज्य मंत्री प्रदेश सरकार के अनूप धानक जी, हिसार से हमारे विधायक माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हांसी से विधायक विनोद भ्याणा जी, बरवाला से जोगीराम सिहाग जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, गणमान्य विभूतियों का एक बार सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, ये जो जिस हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भूमि पूजन, जो नए दूसरा फेज है उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हाइलाइट्स हैं जिनको आप जानना जरूर चाहेंगे। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा श्री साकेत कुमार जी, जो कि सलाहकार हैं नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा, कि वे आकर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो यहां पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री साकेत कुमार जी। बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय मंत्री श्री अनूप धानक जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा श्री रणवीर गंगवा जी, माननीय एमपी हिसार श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, जनरल डीपी वत्स जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, विनोद भ्याणा जी, कैप्टन भूपिंदर जी, हिसार के मेयर श्री गौतम सरदाना जी, एडवाइजर सीएम ग्रीवेंसेस अनिल कुमार राव जी, मंच पे उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, देवियों सज्जनों एवं प्रेस के साथियों, मैं सलाहकार नागरिक उड्डयन विभाग डॉक्टर साकेत कुमार, नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिवादन करता हूं। तीव्र एवं सुविधाजनक आवागमन प्रदान करने में नागरिक उड्डयन विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हिसार के अंदर एयरपोर्ट की स्थापना का इस स्ट्रिप बढ़ाने से दशकों पूर्व लिया गया और निरंतर एविएशन हब की चर्चा भी चली, मगर आज वो सपना हमें पूरा होता दिख रहा है। एनवायरमेंट क्लियरेंस एविएशन की और खास तौर पर हिसार डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर कोरोना काल के अंदर भी अचीव करने का काम किया। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में प्लानिंग के लिए हमारी एविएशन की टीम ने, जहां कोविड के अंदर भी अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करी और उनको इनवाइट किया कि 4 सेक्टर्स पर हिसार में एविएशन पे हम काम करेंगे और धीरे धीरे एक स्वरूप जो इस एयरपोर्ट का होना चाहिए तो उस और चलना शुरू किया। पहला कि हमारे यहाँ पर एमआरओ हम लेकर आए। दूसरा, पायलट ट्रेनिंग के बाद पायलट को निरंतर एक्टिव रखने के लिए सिमुलेटर की व्यवस्था हमारे इस एविएशन हब पे हम करें। साथ में एयरपोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट करें। उसके लिए हमारी सरकार ने केंद्र को
जो उनका बल्क ड्रग पार्क की योजना है, 1000 से अधिक एकड़ जमीन का एयरमार्क कर प्रपोजल भेजा है और इस पूरे हब की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो ड्राई पोर्ट की व्यवस्था हो, कार्गो पोर्ट की व्यवस्था हो, उसके अप्रूवल्स प्राइमरी तौर पर केंद्र से आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं बधाई दूंगा पूरी सरकार को कि इस 1 वर्ष के अंदर हम जो फेज 2 की डेवलपमेंट का कार्य है उसको प्राथमिक तौर पर आज से शुरू कर पाएंगे। वहीं हमारी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में अनेक बड़े बदलाव, बड़े फैसले लेने का काम किया, जिससे हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक को उसका फायदा मिला। 26 जनवरी को जब सिरसी करनाल में मनोहर लाल जी और मैंने हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी को बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को केवल मात्र सिरसी तक नहीं, देश के 8 प्रदेशों में लागू करने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमने 5-5 गांव को एरियल सर्वे के माध्यम से, गांव में कमेटियां और उनके प्रोग्रेस के माध्यम से लाल डोरा मुक्त ले जाने की ओर किया। वहीं हम बात करें आज प्रदेश के अंदर कोविड काल के, जहां अलग अलग प्रदेशों की व्यवस्था बिगड़ी, हरियाणा वो प्रदेश बना जिसने अपने लगभग हर एक जिले में RT-PCR के माध्यम से कोविड की टेस्टिंग की मशीन पहुंचाने का काम किया। रिकवरी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की मेहनत ये दर्शाती है कि हमारे प्रदेश का रिकवरी रेट देश के अंदर आज प्राथमिक राज्यों में गिना जाता है। प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाना, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और इसके साथ जब लोग हरियाणा से या पंजाब, राजस्थान के लोग हरियाणा के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ओर जा रहे थे, तो हमारी सरकार ने ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से व्यवस्था बनाकर उनको उनके घर भी पहुंचाने का काम किया। और जो वापिस आना चाहते थे उनके लिए भी व्यवस्था बनाने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज किसानों की बात पूरे देश में चल रही है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक बैरियर था और बारी बारी उस पर प्रयास करे जाते थे कि किसानों के खाते में पैसा डाला जाए। आज 1 साल होने के उपलक्ष्य में खुशी के साथ आपके साथ साझा करते हैं कि हमारी सरकार ने पिछली 2 खरीफ की और रबी की फसलों का एक एक दाना जो सरकार द्वारा प्रोक्योर किया गया है, उसका एक एक रुपया हमारे किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया। आज प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जहां किसान को उसके मोबाइल पर हम सूचित कर कर बताते हैं कि आज आपकी फसल बेचने का दिन है, आप मंडी में आ सकते। और प्रदेश में चाहे कोविड में गेहूं और सरसों की बात हो, चाहे आज मक्का, बाजरा, नरमा, पैडी की बात हो, किसी किसान को आधी रात को मंडी में आप बैठा कर जैसे आता है तुरंत प्रभाव। आज पंचायती राज हम दूसरे प्रदेशों में एक ताकत नहीं। 2 बार इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक के माध्यम से तमाम जिला परिषद के चेयरमैन, मेंबर्स, सरपंच से हमने चर्चा कर डेडिकेटेड CEO देने का काम किया, डेडिकेटेड एक्सियन देने का काम किया।
और आज व्यवस्था बढ़ाई कि हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ताकतवर बने, उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम करें। साथियों, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर केंद्र बल्क ड्रग पार्क हमें अलॉट करता है तो हरियाणा मेडिकल टूरिज्म का इन फ्यूचर हब बनने का काम भी करेगी। पिछले दिनों जब कॉटन के लिए मैं और मुख्यमंत्री जी स्मृति ईरानी जी से मिलकर आए तो उनसे भी हमने आग्रह किया कि आज हम देखते हैं कि लुधियाना एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है, गुजरात एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है, तमिलनाडु एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है। हरियाणा के हमारे 8 जिले ऐसे हैं जो कॉटन प्रोडक्शन के अंदर अपने आप में एक बेंचमार्क स्थापित करते हैं। और एक प्रपोजल हमारी सरकार केंद्र को भेजेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का इंटीग्रेटेड हब बनाने के लिए हमें परमिशन दी जाए। उसमें स्टेट सेंटर चाहे शेयर करके डेवलपमेंट बनाए, मगर जहां कॉटन बनती है वहीं कॉटन के रिलेटेड फाइनल प्रोड्यूस तक उसी धरती से निकालने की एक परियोजना हम केंद्र सरकार को आने वाले भविष्य में भेजने का काम करें। साथियों, मैं तो एक चीज बता सकता हूं, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध पिछले 1 साल में कार्रवाई करने का काम किया है, आज हमारा जीएसटी पिछले साल के बदले इस कोविड काल में भी इंप्रूव हुआ। हमारी एक्साइज के अंदर पहली बार एडिशनल रिकवरी कोटे की हमने करवाने का काम किया। आज रेवेन्यू सिस्टम को जिस तरीके से की ओर ले जाने का काम किया और डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके प्रदेश के अंदर नई रेवेन्यू की तब्दीली हमने करी। आम नागरिक घर बैठे जो अपना कंप्यूटर या मोबाइल अपने न्यूज पे कर सकता है। टाइम बाउंड 14 दिन के अंदर उसको वो सारी व्यवस्था हम देने का काम कर रहे हैं और उसको फिर बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जिस दिन का उसका टोकन मिलेगा, जिस दिन उसके डॉक्यूमेंटेशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, वो स्वयं जाकर 1 मिनट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और आने वाले दिनों में ये व्यवस्था और बनाएंगे कि जिस सेकेंड उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है 24 घंटे के अंदर अंदर जहां फिजिकल रजिस्ट्री उसको हम डिस्पैच करेंगे, वहीं ईमेल के माध्यम से उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी उसके ईमेल तक पहुंचाने का भी हम काम करें। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश और प्रगति की ओर जाए। और आज 1 साल होने के उपलक्ष्य में मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि 365 दिन पहले, और मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानेंगे, बहुत से लोग कहते थे कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर कहने लगे कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर कहने लगे साल भी पूरा नहीं। आज 365 दिन तो हमारी इस गठबंधन की सरकार ने बड़े अच्छी तरीके से पूरे करने का काम किया है। और ये हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि अगले 4 साल इसी लगन और मेहनत के साथ हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक के लिए और बेहतरीन काम भी करेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर और बेहतरीन तरीके से ले जाने का भी काम करेगी। और उसका पहला नतीजा आगामी बड़ौदा के उपचुनाव के गठबंधन जीतकर विपक्ष के लोगों को दिखाने का भी काम करेगी। मैं तो इसी के साथ दोबारा आपको सबको बधाई देता हूं कि आज लगभग 165 करोड़ की लागत से जो हमारा हिसार के फेज 2 का 10,000 फीट
कि लेंथ का रनवे का एक्सपेंशन का जो आज हमने भूमि पूजन किया है, इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश को और खास तौर पर हिसार को हम एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर जो 1800 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से उद्घाटन हुआ है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि आज उनके लिए सरकार की ओर 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का। देवे सज्जनों, पिछले 2014 से लेकर अब तक का ये दूसरे कार्यकाल का पहला साल, ये उम्मीदों, आशाओं और विश्वास में रहा है। ये सारे साल सामने आए और आप इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि इस प्रदेश में एक नई सोच, एक नई कार्य संस्कृति का जो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से किया है। भविष्य में आने वाले वर्षों में हरियाणा अपने आप में एक नए स्वरूप दुनिया के सामने आएगा और भी निखर कर आएगा। ये संकल्प हम सबका है और इस संकल्प के जो आधार हैं और हम सबकी जो प्रेरणा है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, ये अवसर है जब मैं आपके करतल ध्वनि के साथ उनसे प्रार्थना करूं, उनसे निवेदन करूं कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः हम सब का मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें और इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सब में ऊर्जा का संचार करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। बहुत ही आज एक विशेष अवसर है। हरियाणा के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कल्पना तो हमारी इसको न केवल राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की बनी हुई है। उसमें एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले चरण का ये जो भूमि पूजन के कार्यक्रम का अवसर और साथ ही पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा अवसर इस नाते से मैं कहूंगा कि 306 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया जा रहा है। एक साथ इतनी संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि देश भर में कहीं हुआ होगा। 306 प्रोजेक्ट्स के आज उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर हिसार की इस भूमि पर मंच पर विराजमान हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, सभी 22 के 22 जिलों में हिसार समेत आज इस कार्यक्रम पर सब जगह हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के कैबिनेट के जो साथी मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, जितने भी चेयरमैन नियुक्त हैं वो सब, दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार मित्र, अन्य सभी सज्जन वृंद, भाई और बहनों, इस अवसर पर सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज का अवसर इस नाते से महत्वपूर्ण है कि ठीक 1 वर्ष पहले संयोग से उस दिन दीपावली का दिन था। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी इस नाते से गिने तो हमारी दूसरी पारी थी और गठबंधन इस नाते से गिने तो हमारी ये पहली पारी। उस दिन राज्य की नई सरकार बनाने का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। एक विशेष बात कुछ मित्रों ने उस समय कही कि आज तक दीपावली के दिन राज्याभिषेक या तो हजारों वर्ष पहले हुआ था या फिर 2019 में हुआ है। वो भी एक संयोग था। इस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमने सोचा उसको किया, हमको उस मायने में पूरी टीम के नाते
ये संतोष है कि मिलजुल करके और जैसा जैसा जिसके जिम्मे काम था सबने मेहनत की, चाहे मंत्रिमंडल के साथी, विधायक, चाहे हमारे केंद्र सरकार का योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे दोनों पार्टियों के हमारे पदाधिकारीगण, सबने मिलजुल करके एकता के रूप में आज तक इस काम को किया है। भाई दुष्यंत जी एक चर्चा कर रहे थे कि ये कांग्रेस शुरू दिन से ही कि ये सरकार गई के गई, 3 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, ये लगातार उनका मंत्र, उनकी रटंत ये लगातार चलती रहती है। आज भी चला रहे हैं कि बस बड़ौदा का चुनाव हुआ नहीं और ये सरकार गई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस का कि अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते रहेंगे तो हम सचेत रहेंगे और लगातार 5 साल वो बोलते रहें और हम भी दृढ़ता से अपनी सरकार को चलाते रहेंगे। अगर वो कहीं बीच में बोलना रुक गए तो हमारे लोगों को भी लगेगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई। कांग्रेस बोलती रहे, क्योंकि इस बोलने में ही कांग्रेस की जो अविश्वसनीयता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। केवल इसी विषय पर नहीं, झूठ के पुलंदे, हर समय झूठ बोलने का एक अभ्यास कांग्रेस का बना हुआ है। क्योंकि एक मुद्दा कोई है नहीं, छटपटाहट बहुत है। इतने लंबे समय तक एक साथ सत्ता से बाहर, जब से हरियाणा बना है तब से वो नहीं रहे। बीच बीच में दूसरी सरकारें आती रही 5-5 साल के लिए, लेकिन लगातार 6 साल, हमारे भी 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज मैं 6 साल कहता हूं, 6 साल कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर कभी नहीं रही। एक बार में 4-5 साल तो रही होगी, लेकिन अब एक एक दिन बढ़ता जा रहा है तो उनकी छटपटाहट ये देखने को मिल रही है। और हर किसी बात पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में हो, कोई भी नई बात हमारी सरकारों ने की तो उसका वो हवा खड़ा करते हैं, भूत प्रेत जैसी कहानियां सुनाने लगते हैं। धारा 370 की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाने की बात कही, और जैसे ही पार्लियामेंट में यह पास हुआ कि 370 का प्रभाव खत्म किया जाए, कांग्रेस चिल्लाते हुए नहीं थकती थी, खून की नदियां बह जाएंगी। बोलो, कश्मीर में पिछला 1 साल में कुछ हुआ? बताइए, हुआ कुछ? नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात, हालांकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर किसी को ऐतराज करने का कोई हक नहीं होता है, सबको मानना ही होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन उस समय भी इन्होंने हुआ क्या फैलाया, देश में पता नहीं दंगे हो जाएंगे, यहां पर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, मार दिया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भी कितना हो हल्ला किया इन्होंने, पता नहीं क्या हो जाएगा। सीए एक्ट के भी बिल पास हो गए, एक्ट बन गए, राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया। किसी का कोई बाल बांका हुआ? नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करने की बात होती थी और जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र के अंदर, उस समय इनके अंदर एक बवाल उठता था कि ज्यादा उनके खिलाफ मत जाओ, उनके पास भी परमाणु बम है, लड़ाई कर देंगे और पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा हमारा, दुनिया के बाकी देश भी उसके साथ कूद जाएंगे। एक मोदी जी का यह हिया है कि पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट के अंदर उनके आतंकवादियों के सिर पर बम मार करके और वहां उन लोगों को धराशायी किया। चाइना जैसे देश को कोई 1962 के बाद कांग्रेस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे। आज चाइना को भी दुनिया में बिल्कुल एकांतवास करा दिया उसका, चाइना अकेला पड़ गया है दुनिया के अंदर। ये अगर नीति है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज दुनिया में हमारा स्थान बना है,
कि भारत देश हर दृष्टि से आगे है, ताकत में भी है, सहनशीलता में भी है, हर प्रकार के विषय में आज भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। और ये कांग्रेस के लोग आज भी कोई ना कोई हवा खड़ा करते रहते हैं। लेटेस्ट अभी का उदाहरण, किसानों के लिए 3 अध्यादेश आए, पार्लियामेंट में कानून बन गए, लेकिन किसान को क्या बहकाएंगे? किसान खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर के सब चीजों पर कब्जा कर लेंगे। अब हमारा किसान भोला भाल किसान ही कहूंगा मैं, क्योंकि किसान को ऐसा चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि इसको समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो हमारा किसान भाई शुरू में जल्दी ही बहकावे में आता है, लेकिन जब असलियत पता लगती है तब उसको ध्यान में आता था कि बहकावे में बहका रहे थे हमको। तो इस कांग्रेस ने कुछ इनके पिट्ठू इनके साथ यूनियनबाजी करते हुए साथ लगे रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं और शोर मचाते हैं। आखिर लगातार प्रोक्योरमेंट चल रही है। आज 22 दिन से प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। शुरू में 1 सप्ताह तो कठिनाइयां कई आती हैं, लेकिन आज 27 तारीख हो गई, शुरू के 5 दिन छोड़ दिए जाए तो 22 तारीख से प्रोक्योरमेंट भी ठीक चल रही है। मंडियां भी सारी चली हैं, मंडियों के अलावा जितने परचेज सेंटर हो वो भी खोले गए हैं, चाहे बाजरा के हों चाहे धान के हों। कपास की भी प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। पिछली बार कोई 15-16 स्थानों पर खरीद हुई थी, इस बार 30 स्थानों पर कपास की परचेज हो रही है, सीसीआई कर रही है। सबको पेमेंट 70% किसानों को पेमेंट डायरेक्ट उनको जा रही है उनके खातों में। कहीं एमएसपी खत्म हुआ नहीं, कहीं मंडियां खत्म हुई नहीं। किसान को तसल्ली हो गई कि हमको बहकाया जा रहा था। और ये बहकावा में आने वाले किसानों के जो नेता हैं, कुछ छुटपुट नेता वो हैं, इन किसानों के लीडर बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं, उनको समझाते हैं, बात करते हैं कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन करना तब भी करो, लेकिन एक सीमा से आगे बढ़ करके नहीं करो। ये लोग पुतले जलाते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं, हमें कोई बात नहीं, लेकिन एक सीमा उस समय पार होती है जब ये कहते हैं कि दशहरे के दिन जैसे रावण का पुतला दहन किया जाता है, ऐसे हम प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये सीमा, इस सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। आखिर वो प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि के ऊपर जाकर के विशाल राम मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम राम भक्त कहेंगे। जो राम भक्त है वो रावण के बराबर उसकी तुलना की जानी चाहिए क्या? ये शर्म की बात है। तो ये चीजें हमको सबको समझनी चाहिए। तो मित्रों, आज इस अवसर के ऊपर जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू हुआ है। एयरपोर्ट की जो रनवे का बनाने का काम आज भूमि पूजन हुआ है, काम अलॉट कर दिया गया है। 165 करोड़ रुपए का ये काम है। और जैसा 306 विकास की परियोजनाएं हैं, ये भी 1688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के 1843 करोड़ रुपए का इस काम का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें प्रमुख विभाग जिनका सब जिलों के अंदर शिलान्यास हुआ है, उसके अंदर पावर डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, हायर एजुकेशन है, हेल्थ के भी 10 प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन के 13 प्रोजेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री के 22 है, मार्केटिंग बोर्ड की 15 सड़कें हैं। तो ऐसे फुटकर विभाग भी, तो कुल मिलाकर ये 306 परियोजनाओं के काम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमने जब सरकार के इस दूसरी टर्म में आकर के शुरू किया तो उसमें जो हमारे पहले के विषय थे उनको सबको हमने चालू रखा। ये वर्ष विशेष हमने सुशासन के नाते से और इसको बनाने की बात की थी कि 2020 सुशासन संकल्प वर्ष होगा। तो इस सुशासन संकल्प वर्ष में जैसा हमने कई काम किए हैं, उसके अंदर हमारे जो ई गवर्नेंस के जितने भी मुद्दे हैं, जिसको अभी गिनाया गया है आपके सामने, चाहे वो लाल डोरा मुक्त करने की
गांव के अंदर हमने मुहिम चलाई और इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी ने भी अपना करके लगातार 6-7 प्रांतों के अंदर उसको लागू किया, स्वामित्व योजना के नाम से। इसी प्रकार ग्राम दर्शन पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, ई ऑफिस, चाहे हमारे सेक्रेटेरिएट में ई सचिवालय की बात हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, इनके कार्यालय सबके ई ऑफिस हो चुके हैं। अब जो फाइलें हैं वो कहीं रुकती नहीं हैं, तेजी से काम कैसे सरकारी कामों में हो। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। अभी एकदम हमने जो लास्ट लेटेस्ट जो किया है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, उन आरटीओ ऑफिस को बदल करके और सारे स्टाफ को जहां जहां में शंका थी नया स्टाफ ला करके और आरटीओ के बजाय उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डीटीओ का संज्ञा दे करके और सारा स्टाफ हमने बदला है। भ्रष्टाचार को वहां सहन नहीं किया जाएगा। योग्यता के आधार पर नौकरियों की बात हमने पिछली बार ही शुरू की थी, लगातार उस क्रम को चलाए हुए हम इस 1 वर्ष में 10,000 नई नौकरियां दी गई हैं और यह हमारा 1 लाख नौकरी देने का इन 5 सालों के अंदर संकल्प है। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट उद्योग के अंदर भी भरपूर इन्वेस्टर आ रहे हैं, लघु उद्योग बहुत बड़ी संख्या में वो चालू हो रहे हैं और हमने एक और जो संकल्प लिया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं कि प्राइवेट उद्योग के अंदर 75% नौकरियां ये हरियाणा के नौजवान को मिलेंगी। ये हम सबसे पहले ही उसका संकल्प कराएंगे। हरियाणा के लोग को नौकरी पहले, अगर हरियाणा से कोई उनको नौकरी करने वाला आदमी ना मिले तब वो बाहर की नौकरी किसी को दे सकते हैं ताकि हरियाणा के हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार किसानों की बात जैसे मैंने बताई, 3 बिल का तो विषय रखा ही है। हमने जो भावांतर भरपाई योजना, ये किसी प्रदेश में आज तक लागू नहीं हुई कि अगर लागत से कम मूल्य उसको मिलता है तो ऐसे 17 सब्जियों के अंदर और फलों के अंदर हमने इसको लागू किया है। जितना कम भाव उसको मिलेगा वो सरकार देगी, ज्यादा मिलेगा तो किसान का होगा। तो इसी प्रकार प्रगतिशील किसान, उनको हमने प्रोत्साहन के सम्मान की योजना बनाई है कि जो अच्छा प्रगतिशील किसान बनेगा और दूसरे किसानों को भी अगर वो प्रगतिशील इस नाते से सहायता करेगा तो उसके लिए एक अलग से प्रोत्साहन की उसकी योजना बनाई है। पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वैसे हमने पशुधन की भी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई है। मित्रों, ये जो 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष में बहुत काम किए। हमारी जितनी अभी दिखाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, गीत दिखाया गया है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों का उल्लेख किया है। एक पुस्तिका जिसका विमोचन किया है, ये भी आप तक सब तक पहुंच जाएगी। उसके अंदर पूरा विस्तार से लिखा है। अगर मैं साल भर की योजनाएं गिनाने लगूंगा तो मेरे पास 147 बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं बोल सकता हूं। लेकिन हमने इतना ही है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो हमारा गरीब व्यक्ति है, किसान है, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, इन सब की सहायता के लिए सब योजनाएं, महिलाओं का, बालकों का, इनका बाल विकास, महिला विकास, इसकी ओर ध्यान और किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं और जो सर्विसेज हैं वो घर तक कैसे पहुंचाई जाए, परिवार पहचान पत्र नामक जो योजनाएं, ऐसे बहुत से काम किए हैं। और साथ ही भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए ये भी बहुत काम चल रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले इन्हीं दिनों में लगभग 2 महीनों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 199 छापे लगाए हैं और इस 199 छापों में जो गलत काम करने वाले, मिलावट करने वाले या जिस प्रकार के जो ऐसे धंधे करते हैं जिसके अंदर किसी भी नॉर्म्स को तोड़ करके पैसा कमाने की जो बात करते हैं, उस काम को भी रोकना होगा ताकि मिलावटी चीजें खाद्य पदार्थ के नाते से उनको ना परोसी जाएं या जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी काम करते हैं। कई बार खतरनाक काम उनको ऐसा वो करते हैं जिनके पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे बहुत से मुद्दों के ऊपर हम इस बार थोड़ा सा सख्ती करके 103 लोगों को गिरफ्तार किया है, कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो हमारा काम है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। काम काफी हुए हैं लेकिन करना अभी भी शेष है। उस शेष काम को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि हरियाणा की जनता को सुखी करना, ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो, इन सबको सुखी करना ये हमारा काम है। व्यवस्थित काम आगे बढ़े, आम नागरिक को सुख मिले, जो दोषी जो अपराधी हैं उनको किस प्रकार से हम किस प्रकार से दंडित करें, कैसे उनको भयभीत करें, ये सारी बातें हम करेंगे। इस नाते से 1 वर्ष के इस कार्यकाल के ऊपर पुनः मैं आपको बधाई देता हूं और आगे आने वाले जो 3 वर्ष है, इन 3 वर्षों में मैं नागरिकों को और यहां तक विपक्षी पार्टियों को भी कहूंगा कि अगले 3 वर्ष
ये सरकार के साथ सहयोग करें, रचनात्मक विरोध करें। राजनीति करनी है तो चौथा आखिरी साल जो हमारा है उसमें राजनीति भी करें। आज राजनीति करने का अवसर नहीं है। आज अगर राजनीति करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे, तो हमें विकास के नाते से अवरोध पैदा करके प्रदेश को पीछे ले जाएंगे। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक काम सबको करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, इसी में प्रदेश का भला है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक ले जाने में प्रदेश का जो वो नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करूं। उससे पहले इस कार्यक्रम में चूंकि आप जानते हैं कि श्री हरदीप सिंह पुरी साहब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनकी भी उपस्थिति होनी थी, लेकिन बहुत अति आवश्यक कार्य की वजह से, किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से जो संभव नहीं हो सका उनका आ पाना। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार, उनका बहुत सहयोग और इस परियोजना के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो ये अभी चूंकि इस कार्यक्रम को मंच पर हम यहाँ विराम जरूर देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मीडिया लाउंज में मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। मीडिया के बंधु सभी वहाँ, मैं निवेदन करूंगा कि वे वहाँ सब पहुँचें और मुख्यमंत्री महोदय से इंटरेक्शन करें। लेकिन अभी के लिए इस मंच पर मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, उनके नेतृत्व के लिए, उनके गर्मामयी उपस्थिति के लिए और उनके उस स्नेह के लिए जो सिर्फ बिहार के, यहाँ हरियाणा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए भी उसी तरह से उनके दिल में सहृदयता है। और जिसका जिक्र माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने किया कि हमारे प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से, उनकी संरक्षा का, उनकी सुरक्षा का, उनकी देखभाल का जो जिम्मेदारी जिस ढंग से मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं के साथ प्रदेश सरकार ने उठाई, बिहार की सरकार तक ने उसके लिए विशेष आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री महोदय का। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय का आभार, बहुत बहुत आभार दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जी का भी आभार हम व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान रहे सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स साहब, अनूप धानक जी जो कि राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी आभार हम व्यक्त करते हैं। हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हांसी से विधायक विनोद भ्याणा जी और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, गणमान्य विभूतियों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी मीडिया कर्मियों का भी, तमाम समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि जो यहाँ आए, उनका आभार। जिला प्रशासन का, माननीय उपायुक्त महोदया के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के तमाम अलग अलग विंग्स ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफलता के साथ अंजाम दिया, उनका आभार। और प्रदेश के 21 जिलों से जो अतिथि हमसे जुड़े, जो जन सामान्य हमसे जुड़ा, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ उनके जुड़ने से इस कार्यक्रम की जो गरिमा बढ़ी है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। तो उन सभी का, पूरे प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े अपने विशिष्ट अतिथियों, माननीय मंत्रीगण का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, सांसदगण, विधायकगण और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार। और आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं देवियों सज्जनों। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वे बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए आप सबका आभार, बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। शुरू। मित्रों, आज जैसा हमने सुना ही है मंच पर भी कि हमारे इस सरकार का, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। 27 अक्टूबर 2019 को हमने शपथ ली थी और आज 27 अक्टूबर 2020 शपथ वाला दिन संयोग से दीपावली का दिन था। तो ये भी एक अवसर, विशेष महत्व का अवसर था, इसलिए उसको मैं ध्यान करा रहा हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस नाते से तो हमने पिछली 5 वर्ष की भी सरकार चलाई, हमारे गठबंधन की इस नाते से ये दूसरी सत्र की सरकार चल रही है, पहला ये वर्ष है। इस वर्ष में एक जो विशेष कठिनाई कहें या एक ऐसा अवसर कहें,
वो है कोविड का अवसर। किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के इस अवसर में से हमको गुजरना पड़ेगा, और हम हरियाणा में ही नहीं तो देश और दुनिया भी इसमें से गुजर रही है, और अभी कोई समाप्त नहीं हुआ है, उससे लगातार हम जूझ रहे हैं। इसका ग्राफ ऊंचे नीचे हो रहा है। एक बार बीच में हम काफ़ी सुधार में आ गए थे, बाद में फिर ये ग्राफ जो एक्टिव मरीजों का वो बढ़ गया, अब धीरे धीरे फिर डाउन है। अलग अलग मत हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अब लगातार ठीक हो जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि दीपावली के बाद ये फिर एक बार ऊपर आएगा। सारे देश और दुनिया के साथ हम चलेंगे। फिर भी हमने सरकार इस नाते से हरियाणा में बहुत चीज़ों पर कंट्रोल किया। बहुत प्रदेशों से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। आज अगर जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र जैसे, उस क्रम में हम देखें तो हम 17वें नंबर पर आते हैं। हमारे से ज़्यादा 16 स्थानों पर हमारे से एक्टिव मरीज ज़्यादा हैं, वहाँ डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। आज भी वहाँ जो इस समय एक्टिव हैं वो हमारे से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम काबू करने में लगे हैं। फिर भी हमने लगातार अपने कामों को पीछे नहीं छोड़ा। कभी कभी कहते हैं कि कोई चुनौती आती है तो चुनौती भी कई बार अवसर साथ लेके आती है। तो एक चुनौती है, इस समय का हमने उपयोग अवसर के नाते किया, और ख़ास करके जो चीज़ें आईटी के ऊपर डिपेंडेंट थे हम, जो धीरे चल रही थी, क्योंकि अवसर मिला तो उस अवसर का हमने उपयोग आईटी के नाते ही किया। क्योंकि मिलना जुलना भी वर्चुअली ही संभव था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलते जुलते थे, तो वो भी साथ हुआ। समय मिला तो हमने बहुत चीज़ों पर उस काम में आगे बढ़ा करके भी हमने उस काम किया। एक जो महत्वपूर्ण विषय हमारा बहुत पहले से चल रहा है वो ये है कि जैसे नागरिकों का पहचान जो है वो आधार कार्ड से है। हमने हरियाणा में एक नया जो कंसेप्ट किया था कि परिवारों की पहचान की जाए। तो परिवार पहचान पत्र का एक जो हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। 60 लाख के लगभग परिवार जो है चिन्हित हुए हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन होना है। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको कार्ड दिए जा चुके हैं, वो कोई 14 लाख परिवार हैं जिनको हमने परिवार पहचान पत्र के कार्ड दे दिए हैं। उन कार्डों से जो खास करके सामाजिक न्याय के जो जितनी भी योजनाएं हैं, सोशल जस्टिस जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं, सब स्कीमें हैं, वो उसी को देने लगे हैं। अभी शिक्षा में भी, स्कूलों में एडमिशन, उसमें हमने शुरू किया है कि जो बच्चे विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनका भी परिवार पहचान पत्र के नाते से एडमिशन हो जाए, ताकि वो सारी स्थिति बने। एक एक विभाग को इसमें जोड़ते जाएंगे और सब 60 लाख परिवारों को इसमें रजिस्टर किया जाए, ताकि एक पहचान परिवार की बने। तो एक महत्वपूर्ण काम है, ये हमने किया है। जैसा मैंने बताया है कि इन 6 महीनों के, इस 1 वर्ष के जो हमारा डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, उन्होंने 147 विषय ऐसे लिखे हैं जो हमने नए काम किए हैं, चाहे वो पिछले चलते हुए कामों को आगे बढ़ाया है, चाहे नए काम किए हैं। सब गिनाना तो बड़ा कठिन होगा, फिर भी हमने जो पुस्तक अभी विमोचन किया है 1 वर्ष की उपलब्धियाँ, वो आप लोगों को मिली है क्या सबको भी? हाँ, इसके अंदर मिल गई है, उसमें सब हैं। फिर भी मैं कुछ का उल्लेख करूँगा ताकि चर्चा के लिए आपको भी कुछ विषय उसमें से निकल आए। जैसे परिवार पहचान पत्र की बात की, ऐसे ही एक हमारी योजना थी कि हर एक गांव उसकी अलग से वेबसाइट बने, और उस वेबसाइट में गांव की जितना भी जानकारियां हैं, प्रोफाइल है वो उसमें हो, जितने एसेट्स हैं वो उसमें हो, और हर गांव का उस गांव का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के बारे में कोई सुझाव देना चाहता है, कोई इच्छा रखता है, डिमांड रखता है, उसके अंदर वो जाकर के डाल दे डिपार्टमेंट के हिसाब से, ताकि हर एक डिपार्टमेंट को कहें कि पूरे हरियाणा के 6700 गाँव में इस विभाग की क्या क्या चीज़ें हैं, सुझाव के रूप में, डिमांड्स के रूप में, उनका विश्लेषण करिए और उस आधार पर प्रायोरिटी तय करिए। पिछले साल भर की डिमांड्स कुछ साथ साथ होंगी, और बड़ी डिमांड्स अगर होंगी तो साल के अंत में अगला बजट बनाते समय कम से कम लोगों की इच्छा के अनुरूप ये सारे बजट बनाए जाए। एक बहुत बड़ा जनता का, जिसको कहना चाहिए सहभागिता, वो इससे बढ़ेगी, और गांव का जो शासन प्रशासन है वो उसमें अच्छा चलेगा। हमने इसी प्रकार सुशासन संकल्प वर्ष के नाते से ई गवर्नेंस को बहुत महत्व दिया है। ई गवर्नेंस में हमारे ई ऑफिस, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ये 3 शुरू किए हैं। धीरे धीरे सभी विभाग अपनी पूरी फाइलिंग ई फाइलिंग करेंगे। वहाँ कोई सॉफ्ट जो हार्ड कॉपी है या फाइल गत्ते की बन करके जाएगी, ऐसा नहीं है।
ई फाइलिंग से जाए आए, उसमें टाइम कम से कम लगेगा, मॉनिटरिंग सारी हो जाएगी। तो इसको भी हमने बहुत प्राथमिकता दी है। नए विभाग हमने कुछ शुरू किए हैं, जिसमें तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रिड, जिसके अंतर्गत ये परिवार पहचान पत्र का सारा काम उसे भी किया जा रहा है। बहुत सी योजनाएं नागरिकों की, परिवारों की, वो सब उसके माध्यम से दी जाएंगी। डाटा भी उसमें कलेक्ट किया जाएगा और सभी विभागों का एक ही डाटा होगा। आज अगर हम व्यक्तियों का भी डाटा पूछते हैं ना, भले वो आधार कार्ड से जुड़ा है, फिर भी किसी का कोई फिगर है, किसी का कोई फिगर है, परिवारों की भी किसी डिपार्टमेंट की कोई फिगर है, फूड सप्लाई की अलग है, हेल्थ की अलग है, लेबर डिपार्टमेंट ने भी एक सूची बनाई हुई है, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन एक डाटा बढ़ने के बाद उसका जो तालमेल आपस में बैठ जाएगा। जो हमने हाउसिंग फॉर ऑल, ये योजनाएं अभी ग्राम विकास और अर्बन लोकल बॉडीज इसमें चल रही थी। कुछ योजनाएं अलग से भी थी, हाउसिंग बोर्ड की अलग योजना थी, कोई अलग अलग नाम से अलग अलग योजनाएं, उन सबको इकट्ठा करके एक नया विभाग, नया तो नहीं है, जो पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट होता था, बहुत छोटा डिपार्टमेंट था, जिसमें केवल हाउसिंग बोर्ड ही काम करता था और कुछ नहीं था। उसी डिपार्टमेंट को हाउसिंग फॉर ऑल इसका नाम देकर के सारी योजनाएं वो उसमें डाली गई हैं। और ये जो परिवार पहचान पत्र में जैसे ही हमारे पास डाटा आ जाएगा कि किस परिवार के सिर पर छत नहीं है, ऐसे सब परिवारों को मकान बनाने के लिए और जो सुविधाएं देनी होगी वो देंगे। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में है, कुछ प्रदेश स्तर की दी जाएंगी। तो आने वाले समय में हर एक परिवार को, खास करके एक वर्ग जैसे हम देखते हैं डीएनटी है या घुमंतु जाति है, ये लगभग 25,000 परिवार ऐसे हैं जो घुमंतु जाति, गाड़ी लोहारी है, जिनका कोई एक जगह ठिकाना ही नहीं होता। हमने सबसे पहले उनको चिन्हित किया कि इनको एक जगह बसाया जाए। अब वो जमाना चला गया, जो महाराणा प्रताप की फौज होती थी, यहाँ बैठे तो यहाँ गाड़ी के नीचे अपना पली लगा ली, वहां बैठे वहां लगा ली, 10 दिन कहीं 15 दिन कहीं। उन सबको हमने प्रेरित किया है, उनके संगठन बने हुए हैं और वो मान गए हैं कि अब वो जमाना नहीं है, हमको एक जगह आना पड़ा है, बच्चों की शिक्षा हो जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनकी स्किलिंग हो जाए, उन्हीं के परंपरागत काम वही कराएंगे। तो ऐसी सारी व्यवस्था हम इस आवास विभाग के अंतर्गत करेंगे। एक नया विभाग हमने बनाया, विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि केवल केंद्रीय स्तर के ऊपर जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है वही ना लगा रहे विदेश के साथ संपर्क करने में, विदेश से प्रदेश भी सीधा सीधा संपर्क करें और वहां के इन्वेस्टर्स हैं वो आए, अपने यहाँ की चीजों का हम एक्सपोर्ट करें। तो जितने भी विदेश के मामले हैं उनके साथ प्रदेश सीधा जुड़े। वर्ल्ड बैंक के सामने भी हमने विषय रखा है, बल्कि अब हमें सुविधा हो गई है कि हमारे अपने ही एक अधिकारी राजेश कुल्लत, वो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन करके जा रहे हैं, 4 देशों को वो संभालेंगे। उनके मन में भी ये बात बैठी हुई कि हम प्रदेशों को सीधा वर्ल्ड बैंक के साथ जोड़ें। इसमें नया प्रावधान होगा। अभी तक तो वर्ल्ड बैंक किसी एक देश को, कंट्री को मान्यता देता है, प्रदेश को भी नहीं देता है, लेकिन इस एजेंडे के ऊपर आगे चल करके काम करेंगे। एक विभाग हमने इंडस्ट्री विभाग का एक पार्टीशन करके, बिग इंडस्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्रीज, उनको अलग करेंगे। एमएसएमई विभाग, ये हमने उसको अलग बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एमएसएमई है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनका ठीक से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ठीक उन पर ध्यान नहीं देते। बड़ी इंडस्ट्री की तरफ सब दौड़ते हैं, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, इतने हजार का एम्प्लॉयमेंट हो गया। छोटी इंडस्ट्री 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 15 लोग जहाँ काम करते हैं, उनका एनवायरमेंटल स्थिति क्या हो, छोटा आदमी सब व्यवस्था विषयों में से, सरकारी प्रावधानों में से पार भी नहीं हो पाता। तो एमएसएमई का अलग एक विभाग, इसको बना करके उनको भी सुविधा दी जाए। किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। 10 रुपए की भोजन की थाली हमने देखा ही है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की बात हमने कही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है ऐसे पशुधन क्रेडिट कार्ड। 10 रुपए की भोजन की थाली हर एक कैंटीन, हर एक मंडी में जहां जहां किसान का आना जाना होता है तो उनको अटल किसान मजदूर कैंटीन। प्रगतिशील किसान, हमने कहा कि लगभग 500-550 किसान प्रगतिशील हैं हरियाणा में। कुछ लोगों ने सरकारी सहायता ली, कुछ लोगों ने अपने दम पर नई नई योजनाएं बना करके अपने आप को एक अच्छा बड़ा किसान स्थापित किया है। उनके जिम्मे लगाया कि आपको हम सम्मानित करेंगे जो बढ़िया किसान, जमीन छोटी है बड़ी है लेकिन नई नई खोज करके नए नए प्रकार से अपनी आय को कैसे बढ़ाता है, कैसे वो मार्केटिंग में घुसता है, कैसे नए नए बीज ला करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो उनको एक सम्मानित करने की योजना बनाई है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार, फिर 3 लाख रुपए का पुरस्कार, 1 लाख का पुरस्कार। एक दूसरा, अपने जैसे 10 किसान वो लोग बनाए इसी प्रकार के, वो जो ट्रेंड करेंगे दूसरे किसानों को, उनकी अलग योजना बनाई है, ताकि आज 500 हैं तो साल 2 साल के बाद 5000 किसान ऐसे बने।
फिर उन 5,000 को कहेंगे 10-10 बनाए तो 50,000 बने, ताकि किसानों को नई टेक्निक ये मिलनी चाहिए। हर किसान अपने आप सोच नहीं सकता, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं की जिम्मे लगाया है। इसी में किसान मित्र योजना, ये भी आगे की योजना है, लेकिन इस पर काम शुरू कर दिया है। हर किसान को उसके साथ एक मित्र, किसान मित्र जोड़ने की योजना है, ताकि उस किसान को जागरूक किया जाए। थोड़ी जमीन है तब भी अच्छी इनकम कर सकता है। अब जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, जमीन तो धीरे धीरे घट रही है लोगों की, जो छोटी हो रही है, लेकिन इसी में ऐसी फसल बोई जाए जिसके अंदर आमदन अच्छी हो, और जो आमदन हो जाए उसको ठीक से खर्च करें। आज उसको किसान जो है वो अपनी आमदन को खर्च करने का जो तरीका है उसका वो ऐसा नाप शनाप है जो वो ऋण के चक्कर में फंस जाता है, और ऋण के चक्कर में एक बार फंसा आदमी निकलता मुश्किल से है। तो उनको सहायता करके ऋण के चक्कर में न फंसे, ऐसी योजना इस किसान मित्र योजना के माध्यम से लोगों को बताई सिखाई जाएगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, आंगनवाड़ी में या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूध ये उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए मैंने प्रारंभ कर दिया है, ताकि उनका शारीरिक जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होती रहे। महिला किशोरी सम्मान योजना, ये जो 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाली स्कूल के माध्यम से, बाकी सब आंगनवाड़ी के माध्यम से, उनको उपलब्ध कराया हमने सैनिटरी नैपकिन्स फ्री। लगभग 20 करोड़ रुपए की योजना बनी हमारी, तो ये इस साल उसको चालू किया है पहली बार, और आगे लगातार इसको सप्लाई कराएंगे। ये महिलाओं के सम्मान के नाते से एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें महिलाओं में बड़ा एक संतोष और सुख है। पुलिस कर्मियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात भी हमने कही है। अभी तक 9-10% है, इसको कैसे 15% तक लेकर के आएंगे। अगली पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसा मैंने बताया कि इस एक साल में सरकारी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी मर्जी के, तीसरा शब्द हमने मर्जी जोड़ा है, खर्ची नहीं, पर्ची नहीं, मर्जी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत मिलती है हमको भी कि आप एक एक्सीएस बना सकते हो, आईएएस बना सकते हो, हमने वो भी छोड़ दिया। जिसने एक्सीएस बनना है, जो व्यक्ति उपलब्ध हैं या जो उस अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, उसको एग्जाम देना पड़ेगा, जो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अपने आप हो जाता था। अब हमारे साथी भी इससे बड़े हैरान हैं कि हमने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा भाई देखो, योग्यता हर जगह चाहिए। ऐसे ही आईएएस, अभी एग्जाम लिया पीछे, तो 5 सीटों के लिए 25 लोगों की सूची को हमने भेजनी है 31 तारीख से पहले, अभी 3-4 दिन में चली जाएगी। इस प्रकार से ये भी हमने किया है। सुपर 100 कार्यक्रम 2 जगह हमने शुरू किया था, पंचकुला और रेवाड़ी। इनमें से 72 बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, बैकवर्ड क्लास के बच्चे, इन सबको पढ़ाना शुरू किया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम था, चाहे जेईई का था, इसमें से 72 बच्चे जो है सिलेक्ट होकर के और एडमिशन के लिए जा रहे हैं इन 100 में से। उसी में से हमको उत्साह आया, तो हमने उसका 2 की जगह अगले इस साल 4 सेंटर खोलेंगे। अभी एक पंचकुला रेवाड़ी तो रहेगा ही, एक कोई पश्चिम हरियाणा में खोलेंगे, एक कोई मध्य हरियाणा में खोलेंगे, ताकि चारों हिस्सों में एक स्कूल, ऐसा नाम इसका वही सुपर 100 ही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि केंद्र ने उसकी घोषणा की है। बहुत नए बदलाव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आएंगे, उसको हमको करना है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही जैसे 4000 प्ले वे स्कूल इस बार 1135 पर काम शुरू कर दिया है, अगले सालों में और बढ़ेंगे। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 112 अब नए शुरू किए जा रहे हैं, और 22 या 28 पहले से चल रहे हैं, तो लगभग 140 संस्कृति मॉडल स्कूल ये भी बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन, हमने बजट भी इसका बाकी विभागों से अधिक बढ़ा के रखा कि आखिर हमारी नई पीढ़ी ये आज अगर उसको हम संभाल लेंगे, तो आने वाले 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद हरियाणा के विकास में, प्रोग्रेस में, हरियाणा को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। पढ़ाई पर खर्च आज करेंगे, रिजल्ट 15 साल बाद मिलने वाला है। लाल डोरा की बात मैंने बताई कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के नाते से कई प्रांतों में लागू करा दिया है। हमारे यहाँ भी 242 गांव के तो हमने उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, वो करके उनको स्वामित्व का बना दिया है। लेकिन कितना 700 कितने गांव में भी काम चल रहा है, 700 के लगभग गांव में भी काम चल रहा है। आने वाले 6 महीने में उन सबको भी करेंगे, और धीरे धीरे सब गाँव को करेंगे। इसको बाद में शहरों में भी लागू करेंगे कि शहरों की भी जो उनके जो डायमेंशंस हैं, उनका जो लोकेशन है, आज जो जगह जगह इलीगल कॉलोनियाँ बन जाती हैं,
तो कम से कम हर एक की प्रॉपर्टी किसकी है, कौन उसका मालिक है, वो प्रदेश में रहता भी है कि प्रदेश से बाहर रहता है। बहुत ऐसे लोग हैं, रहते कहीं हैं, आके चलो पैसा लगाना है तो लगा दो, कहीं गुड़गांव में लगा दो, हिसार में लगा दो, चंडीगढ़ लगा, पंचकुला लगा दो, तो सबका हिसाब किताब उनका लगाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एक अब क्या कहूँ, जब ये होगा तो एक शोर मचेगा, लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मचने दो, कोई बात नहीं। अगर शुद्धिकरण करना है तो शुद्धि तो धीरे धीरे ऐसे ही होगी। डायल 112 की सेवा सर्विस पुलिस की शुरू हो रही है। कहीं भी कोई घटना होती है उसकी सूचना मिलते ही 15 मिनट में, चाहे गांव के दूर दराज इलाके में भी अगर वो कोई अपराध होता है, घटना होती है, कोई एक इमरजेंसी बेल बजती है, तो 450 गाड़ियां हरियाणा में लैस विद मैन पावर या जो उनके पास कम्युनिकेशन के जो सिस्टम है वो सब मिलेंगे कि कहीं का भी लोकेशन से कोई समाचार आया तो उसको अपनी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। जीपीएस सिस्टम से ही कि ये व्यक्ति इस समय कहाँ है उसका अपने आप जानकारी मिलेगी, और वहाँ जो आसपास गाड़ी होगी उस लोकेशन पर उनको सिग्नल जाएगा, और वो कौन सी गाड़ी दौड़ के वहाँ जा रही है इसका भी केंद्र को पता लग जाएगा। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला रहेगा। तो उसमें कई प्रकार की सेवाएं ये सब जोड़ी जा रही हैं। सब्जी बागवानी की फसलें, जैसे मैंने बताया कि भावांतर में हमने 14 फसलें और जोड़ी हैं। पहले 5 फसलें थी, अब 19 हो गई हैं, उनका भी इसमें जोड़ा है। एफपीओस किसानों के बागवानी के ये बनाए हैं, जिसके अंदर अपने ग्रुप्स बना करके लोग अपने उत्पाद को मार्केट में कहीं भी एक छोटा दुकान लेकर के दिल्ली में, बड़े शहरों में कहीं भी बेच सकते हैं। उनको मंडी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है और अच्छे दाम पर उनको वो चीज़ें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया जाता है, हरियाणा में 17,69,000 किसानों को ये पैसा आया है और 1816 करोड़ रुपए आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत ये किसानों को मिली है। गरीब किसान इसको याद करता है कि हाँ, सीधा पैसा हमारे खाते में आ जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 12,80,000 किसानों को 2943 करोड़ रुपए मिला है, जबकि किसानों का जो प्रीमियम है वो लगभग 700-800 करोड़ है। ये ठीक है, उसमें प्रदेश सरकार का अपना भी योगदान होता है, लेकिन जनता के नाते तो जो किसान ने दिया वही है। अगर 800 करोड़ किसान का आया और 2900 करोड़ मिला तो किसान को 2100 करोड़ का फायदा हुआ है। दोनों मिला लें, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और किसान, फिर भी 2900 करोड़ से कम ही दिया हमने, मिला ज्यादा है। बल्कि हरियाणा की ओर तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पैसा ज्यादा ले लिया, अगली बार इसका रेट ज्यादा रखेंगे, जो होगा देखेंगे, लेकिन अभी किसान को इसमें लाभ है। पर्यावरण के नाते से प्राणी प्रबंधन का भी हमने काफी सिस्टम खड़े किए हैं। विशेष उसमें है कस्टम हायरिंग सेंटर, के गांव के अंदर कोई भी एक व्यक्ति या संस्था या पंचायत वो पराली इकट्ठा करने के लिए जो संसाधन की आवश्यकता वो ले ले और फिर उसका नॉमिनल रेट रखे और फिर बेलर उसकी बेल्स बना करके इकट्ठा करे और किसान को 1000 रुपया एकड़ अथवा 50 रुपया क्विंटल, लगभग 20 क्विंटल पराली निकलती है, तो 1000 ही बैठता है वो। तो इस प्रकार से कहीं कहीं अलग अलग हिसाब से इसको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि किसान को आमदन भी हो जाए। इकट्ठा करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर से वो ले जाए, अपना खुद अपना उपलब्ध उसके पास होता नहीं है इतना बड़ा साधन, तो हायरिंग सेंटर गाँव-गाँव में बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2866 कस्टम हायरिंग सेंटर ही बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष लगभग 2.25 लाख टन पराली की खरीद की गई है। पराली की कैसे खरीद हो, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ उपयोग हो, इसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं ताकि पराली वो जलाएगा तब नहीं जब उसका उपयोग होना शुरू होगा। तो केवल एक फायर करने से पराली रुक जाएगी ऐसा नहीं है, पराली उसके लिए आमदन का साधन बन जाए, तो इस ओर हम कर रहे हैं। इसमें हमने नारायणगढ़ और शाहबाद की जो चीनी मिल है इसमें भी पराली की खरीद हो, ये 2 जगह प्रबंध कर दिए हैं। और इसके अलग जो बायोगैस प्लांट है 5 की हमने लाइसेंस दे दिए हैं। ज़्यादा बायोगैस प्लांट कैसे लगे इसमें सरकार सहायता कर रही है। इस पर सब लोग चिंतित हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। जो पराली नहीं जलाए पंचायत, एक भी पराली की घटना जहां नहीं होगी उस पंचायत को 10 लाख रुपया और विशेष अनुदान पंचायत को दिया जाएगा, ये भी हमने तय किया है। लड़कियों के कॉलेज अभी हमने इसी साल में 15 नए खोले हैं।
और जितने पिछले 48 साल में कांग्रेस की सरकारों में या जो और मिलीजुली सरकारें रही, सब ने जितने लड़कियों के कॉलेज खोले उतने ही हमारे 6 साल में हो गए हैं। इसलिए लड़कियों के कॉलेज को विशेष प्राथमिकता दे करके, कुछ जगह पर अभी कोर्सेज कम हैं, अभी 2 ही कोर्सेज हैं। अब धीरे धीरे जहाँ कहीं पढ़ने वाले बच्चों की जो आवश्यकता है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से इस वर्ष में कोर्स भी और बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस महेंद्रगढ़ में कोरियावास, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, यमुनानगर, कैथल और कुटेल, करनाल, इन स्थानों के ऊपर कहीं शुरू हो गए हैं, कहीं बन रहे हैं, कहीं कहीं शिलान्यास हो चुके हैं, भूमि पूजन होना है। तो हमारे इस कार्यकाल में ही समझो 2, 3, 5, 6, 7 मेडिकल कॉलेजेस नए शुरू किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन कई जगह पर हमने मेडिकल की जो सीटें हैं वो बढ़ाई हैं। 2014 में 750 MBBS की सीटें थी सभी मेडिकल कॉलेज में, जो इस वर्ष 1750 हुई हैं, 1000 सीटें बढ़ी हैं। और ये जो सारे 6-7 मेडिकल कॉलेज आने वाले, कोई 2 साल में पूरा होगा, कोई 3 साल में पूरा होगा, तो ऐसा लगभग 1000 सीटें ये और बढ़ जाएंगी। तो ऐसा 2500-3000 सीटें, हम तो बल्कि कहते थे 2000 हमको आवश्यक हैं आगे अपनी आपूर्ति करने के लिए, लेकिन 2500 का प्रबंध हो गया। इसमें निश्चित रूप से बाहर के भी लोग पढ़ने के लिए जरूर आएंगे, हरियाणा के ही सारे होंगे ऐसा नहीं है। तो हमें अगर हरियाणा के 2000 डॉक्टर्स भी नए ऐड होते हैं तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी हो पाएंगी। बिजली में बहुत अच्छा हमने सुधार किया। हमारा गांव हमारी योजना 3 साल से योजना चल रही है, लेकिन इस साल भी इसमें 300 गांव और जुड़े हैं। तो जो पहले 4400 थे वो 4755 हो गए हैं। अभी और 2000 गांव बाकी हैं। अपने को पता है कि हर प्रकार का इलाका है, कहीं कहीं इसका विरोध भी है, कहीं इसका समर्थन मिला है। तो जो विरोध वाले गांव हैं उनको ठीक मौका पा करके, उनको समझा के, प्रसूव करके, हम चाहते हैं सभी 6700 गाँव में 24 घंटे बिजली मिले। बहुत एक आवश्यकता ये है। इसका जो लाइन लॉस है हमारा, वो भी जो पहले कभी 30% होता था वो 19-20 में घट करके 17% हो गया है। टारगेट हमारा 15% से नीचे लाने का है। निश्चित रूप से इसको हम पूरा करेंगे। 50,000 सोलर पंप, इसकी लगाने की जो परियोजना है उसको हमने शुरू कर दिया है, जिस पर 1700 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें काफ़ी जगह स्थानों पर लग भी चुके हैं और ये लगातार जारी है। ये हमें 50,000 सोलर पंप का टारगेट एक केंद्र से मिला है। निश्चित रूप से उसको लगाने से हमारी पावर की खपत भी कम होगी। सोलर बिजली से दिन के दिन में उसको ट्यूबवेल चलाने का एक लाभ हो जाएगा, इसलिए किसान की परेशानी भी खत्म होगी। खेलों में हमने इस बार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन अपने हाथ में लिया है, वो है खेलो इंडिया 2021 का। इसकी मेजबानी हमको पहली बार मिली है। पंचकुला केंद्र रख करके पंचकुला और आसपास के जिलों में इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे उनको 15 लाख रुपए बाद में देते थे, लेकिन अब मैंने तय किया कि जो क्वालिफाई कर जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए, क्वालिफाई करते ही उसको पहले 5 लाख दे देंगे, ताकि अपनी तैयारी के लिए उसका पैसे का उपयोग कर सके। उसमें से और केवल पार्टिसिपेंट होने के बाद मिलेगा तो उसकी तैयारी के लिए तो कुछ मिला नहीं, बाद में 1500 रुपये ले जा करके कहीं भी लगाएगा। तो पहले से उसको 5 लाख देंगे, 10 लाख उसको बाद में देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका। पर्वतारोहियों को पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, उनको भी 5 लाख रुपए की इनाम राशि उनके लिए भी तय की है कि कोई भी पर्वतारोही, कुछ चोटियां हैं निश्चित की हुई हैं, उन पर वो जाके आता है तो उसको 5 लाख रुपया उसको मिलेगा। भर्ती में खिलाड़ियों का आरक्षण ये भी हमने किया है, तो इसमें भी काफ़ी लोगों को तो क्लास 1 की भी नौकरी मिली है, ऊपर की नौकरी मिली है। सामान्य ग्रुप डी में तो ये आरक्षण शायद 10% है। 10% आरक्षण में उनको बड़ी संख्या में और ये जो है लाभ उनको मिल रहा है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ हरियाणा, इसमें भी हरियाणा का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है इस बार। अब इसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ, जो वो है हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें। बहुत अच्छे अच्छे लोग सरपंच बने हैं, वेल एजुकेटेड, और उनको जो भी योजना होती है उसका पूरा वो लाभ उठाते हैं। उसके कारण से स्वच्छता में बहुत रुचि ली है। तो ग्रामीण क्षेत्र का हरियाणा को देश का पहला स्थान मिला है, शहरी क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। तो स्वच्छता अभियान में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। महिलाओं की संख्या, पंचायत का चुनाव जो अगला आ रहा है उसमें 50% की भागीदारी ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसका भी नया जो बिल है वो इस बार हम विधानसभा में लेकर के आएंगे। रोजगार के नाते जैसे MSME में मैंने बताया 53 बड़े और 14,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग ये हरियाणा में इस एक वर्ष में लगे हैं, जिसमें निवेश के नाते 2400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है
और 97,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है, जो प्राइवेट उद्योग की बात है। आउटरीच कार्यक्रम हमने शुरू किया, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने बातचीत की। तो उस आउटरीच कार्यक्रम में 60 बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश की सहमति जताई है। उसमें कई कंपनियां आ भी चुकी हैं, धीरे धीरे और आ रही हैं। फ्लिपकार्ट का एक ऐसा समूह है जो पातली हाजीपुर में, गुड़गांव के पास, वहाँ अपना जो आपूर्ति केंद्र जो बना रहे हैं, वेयर हाउसिंग, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस वो यहाँ बना रहे हैं पातली हाजीपुर में। ये भी उनमें से एक कंपनी है। एक वैट के रिफंड की समस्याएं बहुत आती थी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को या दुकान व्यापारियों को। हमने इसी एक वर्ष में 300 करोड़ रुपया वैट का रिफंड किया है और एक बहुत बड़ी राहत व्यापारियों को मिली है कि अब ऑनलाइन वो अपना भरें, अगर पिछला कोई उनका रिफंड है तो ऑनलाइन ही उसको वापस जाता है, फाइलें लेकर के किसी को आना नहीं पड़ता है। जल जीवन मिशन में भी 11,85,000 जल के कनेक्शन ये दिए गए हैं अभी तक टोटल जो हो चुके हैं। उसमें कुछ ज़्यादा इस साल के हैं, थोड़े पिछले साल के भी हैं, लेकिन ये जो टारगेट हमारा 28 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल के कनेक्शन ये पहुंचाने हैं। लगातार ये काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, इस नाते से भी जैसे आज भी जितने उद्घाटन शिलान्यास हुए उसमें अधिकांश काम सड़कों के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं। जितने 306 काम हैं आधे उसमें सड़कों के हैं, आधे काम जो है बाकी डिपार्टमेंट के हैं। और जो नेशनल हाईवे के भी हैं बड़े काम, एक जीटी रोड मधुबन से और कुटेल के बीच में 35 किलोमीटर का लंबा एक बाईपास करनाल का, वो मंजूर हुआ है, नेशनल हाईवे ने इसको लिया है। पिंजौर बाईपास उसका काम चल रहा है। एक साल में पिछले साल 793 करोड़ रुपए की लागत से 2085 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया और 239 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जैसा उसमें आज वाले सारे प्रोजेक्ट ये उसमें शामिल किए गए हैं। रेलवे के ऊपर ऊपरगामी पुल 3 और 52 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुल, इसका निर्माण कार्य 3 पूरे हो चुके हैं, 52 का कार्य प्रगति पर है। तो ये लगातार अब हरियाणा का कोई भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर जहां कोई रेलवे का फाटक होगा। सबके सब मंजूर होकर सब पर काम हो गया। अभी डिस्ट्रिक्ट रोड्स बाकी हैं, तो जहां कहीं डिस्ट्रिक्ट रोड्स ज़्यादा ट्रैफिक की होंगी उसका चयन करके अगले साल वो टारगेट रखेंगे। लेकिन अभी तो टारगेट ये पूरा हुआ हमारा नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, कोई भी अब फाटक वहाँ नहीं होगा। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम किया है। रेलवे में हरियाणा ऑर्बिटल रेल, एक 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो पलवल से लेकर के और कुंडली तक यानी केएमपी रोड के साथ साथ ये नया मंजूर हुआ है। इससे अब पलवल साइड का कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ जो जाना होगा जिसको, उसको दिल्ली के ट्रैफिक में आने की जरूरत नहीं है। बार बार से गाड़ियों को चलाने का ये प्रावधान रहेगा, चाहे वो मालगाड़ियाँ हों, सवारी गाड़ियाँ हों, और चाहे जो रन थ्रू गाड़ियाँ जानी हैं दिल्ली को छोड़ करके, तो उस ऑर्बिटल को रेल कॉरिडोर से शुरू हो जाएंगी। जींद, हांसी, करनाल, यमुनानगर, ये नई रेलवे लाइन, इसका MOR उसको हमने दिया है ताकि उसका जल्दी से उसका DPR बना करके हमको दें। जैसे एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक की बनी है, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर कई फाटक हैं, वहाँ भी तो सब फाटक के ऊपर एक एलिवेटेड रोड ये बनेगा ताकि वहाँ भी सुविधा हो जाए। कोरोना की सारी उपलब्धियां पहले बताई जा चुकी हैं। हमने 1200 करोड़ रुपया इसके लिए गरीबों की मदद के लिए रखा था, उनके खातों में सीधा भी भेजा है। और राशन जो है मुफ्त में 154 करोड़ रुपए का 27 लाख परिवारों को गया। केंद्र की सहायता ही हमको मिली, अभी चल भी रहा है, नवंबर तक वो चलेगा। मजदूरों को उनके राहत शिविरों में जो 91,000 मजदूरों के उनकी व्यवस्था की, उनको घरों में भेजने के लिए लगभग 100 रेलवे ट्रेन और 5500 बसों का ये हमने उपयोग किया और 13 करोड़ रुपए का इस पर हमारा खर्च आया है। जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हरियाणा में हमने शुरू किया। सब प्रदेशों ने इसको बहुत सराहा है, लेकिन वो बना नहीं पाए कहीं भी। हमने ऐसे सब लोगों के जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, किसी भी प्रदेश का था, उसके अलग से DTR बना करके ऑनलाइन करके उनको सबको राशन जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति ये हमने दिया। 5 प्लाज्मा बैंक भी बनाए गए हैं। जो लोग जिनकी बॉडी क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज वो बन गई हैं, प्लाज्मा वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे डोनेशन के लिए 5 प्लाज्मा बैंक भी हमने बनाए हैं।
954 नए डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स इनको इस समय में भर्ती किया गया है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसमें सबसे पहला स्थान पाया है। हालांकि हम इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी एनीमिया की डेफिशिएंसी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके हमारे नूंह जिले में, लेकिन इस अभियान में अगर सारे प्रदेशों की तुलना की है तो जो भी एजेंसी है उन्होंने हरियाणा को उसमें प्रथम स्थान दिया है। हम इस पर और तेजी से काम करेंगे। अंत्योदय सरल परियोजना जो हमने लागू की इसको भी गोल्ड अवार्ड मिला है कि जो गांव-गांव में शहरों में अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र इन्होंने बनाए, ई दिशा केंद्र बनाए, ताकि किसी को भी जो 565 योजनाएं हैं इसका लाभ, पहले जो लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे, चंडीगढ़ तक भी पहुंचते थे, आधा पैसा उनको मिलता था, आधा बीच में खाने वाला खा जाता था, अब वो डायरेक्ट अपना फार्म भरें और फार्म की सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद पैसा सीधा उनके बैंक में जाता है। बीच में ये जो बिचौली हैं बहुत बेरोजगार हो गए हैं, तो इनके प्रति भी सहानुभूति है। कोई ना कोई रोजगार करें, गलत रास्ते पर न चढ़ें, ये अपील उनको भी है। मित्रों, कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि इसमें बिंदु तो 147 है, लेकिन मोटे मोटे मैंने इसलिए रखे कि समय की भी मर्यादा है। और आपके माध्यम से भी इतना अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान में फिर वही जो कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें। कोविड आने के बाद उसका इलाज तो थोड़ा बहुत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे है, लेकिन कोविड ना आए ये इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार के मुखिया को ही नहीं बचा सकी तो कैसे किसी को बचाएंगे? इसलिए वो सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी। मेरे से भी जो गलतियां हो, मुझे मालूम है कि मैं किस किस को मिला, कहाँ गया, कौन कोविड वाले साथ थे। अब दोष किसी को नहीं है, इसलिए इस कोविड का जो फैलाव होता है इसको रोकना है तो व्यक्ति अपने आप रोकेगा। होने के बाद तो चलो हॉस्पिटल है, इलाज है, टेस्ट है, व्यवस्थाएं वो सब सरकार करेगी, लेकिन अपील ये है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इसमें मास्क का उपयोग करें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, इसमें सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन सब बातों का ध्यान रखें सब लोग। तो आज के इस एक अवसर के अवसर पर आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बल्क ड्रग पार्क है उसमें कुल 17 प्रांतों ने पार्टिसिपेट किया है और इस समय 12 बजे उसका मूल्यांकन शुरू हुआ था। अब 1:30 बजा है। मुझे नहीं पता कि इस समय तो कोई निर्णय उसका आया होगा। मेरे पास मैसेज तो लगातार आ रहे थे, लेकिन जो लास्ट मैसेज है, देयर आर 17 स्टेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड फॉर मेडिकल डिवाइस पार्क आल्सो। HSIDC नॉमिनी इज देयर इन ओपनिंग ऑफ बिड मीटिंग विच इज गोइंग ऑन नाउ। तो अभी वो चल रही है मीटिंग। हम अपेक्षा करते हैं कि हरियाणा का नाम उसमें आना चाहिए। कुल मिला के 3 ही 17 में से 3 ही बल्क ड्रग पार्क जो है वो मिलेंगे। तो 3 स्टेट्स को किसको मिलता है, हर एक उनका जो पैरामीटर्स हैं, मार्क्स दिए गए हैं कि कौन कितनी ज़मीन देगा, कौन किस रेट पर देगा, कौन की सुविधाएं क्या देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा पारदर्शी तरीके से वो मिलने वाला है। प्रयत्न सब स्टेट्स कर रही हैं कि हमको मिले। सर, जैसा 1 साल पूरा हुआ है सर सरकार का, सरकार, और जो आज जिस तरह से 4200 एकड़ में ये पहले से एयरपोर्ट का 3 साल और आप और डेवलप करने का जो प्रयास कर रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए एविएशन का जो सेक्टर है, कार्गो के लिए ये जो हवाई अड्डा बात हुई थी कि इसमें ये होगा, और एरो सिटी बना के यहाँ आसपास और ज़्यादा मतलब यहाँ उद्योग धंधे बढ़ें और लोगों को रोज़गार मिले। चूँकि हिसार जो है यहाँ पानी की समस्या बहुत है, तो उस समस्या को देखते हुए कुछ यहाँ ऐसा डेवलपमेंट हो कि और इस जो जिले का विकास हो, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, उसकी ओर हम अग्रसर हैं और संयोग से हिसार एक ऐसा आइडियल प्लेस है जो हरियाणा के सेंटर में लगभग है। ज़मीन की हमारे पास यहाँ कोई कमी नहीं है। आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो पानी हम अंडरग्राउंड पानी तो जो एक सीमा है उसकी, हम नहरी पानी का अगर यहाँ विकास होता तो नहरी पानी का पूरा उपयोग यहाँ करेंगे और यहाँ इंडस्ट्री को भी लाएंगे हम। यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं वो सब हम खड़ी कर ही रहे हैं। एक प्रपोजल हमारा हिसार का जो साउथ
सदरन बाईपास, सदरन कहेंगे, हाँ जी, वो हाँ, राजगढ़ रोड से और दिल्ली रोड, क्योंकि इधर का तो एक बना है, काम हमारा चल रहा है इस पे, ये तो ठीक है। ईस्टर्न वो थोड़ी होगा, ईस्ट तो रोहतक है, सदरन है वो, नहीं उधर जाएगा, वहाँ ईस्ट से शुरू होगा लेकिन आएगा वो इधर, तो सदरन ही माना जाएगा। क्यों? साउथ ईस्टर्न जो भी है, मतलब ये जो हांसी और इसके बीच में कौन सा गांव है, टोल प्लाजा जो है मैयड़, वहाँ से शुरू होकर के और राजपुरा रोड पर आकर के, राजगढ़ रोड पर आकर के मिलेगा। तो वो एक बाईपास की योजना नेशनल हाईवे को हम दे रखी है हमने, और मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एयरपोर्ट का जैसे आपको बताया कि इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग से दिल्ली से एक आइडियल डिस्टेंस है हमारा, बहुत अच्छा डिस्टेंस, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत नज़दीक भी नहीं है, 150 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। और दिल्ली का एयरपोर्ट अब कंजेस्टेड हो गया, उसकी कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए वो पूरी फुल हो गई है। अब उसके बाद वो नए एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है हमारा और जेवर का, उत्तर प्रदेश का जेवर का। जेवर वालों को अभी ज़मीन नहीं मिली है, वो तो झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हैं, पता नहीं कब निपटेगा। हमारे पास संयोग से ज़मीन है, तो एक एक कदम हमारा आगे बढ़ रहा है। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पहले तो शायद जेवर की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, लेकिन अब हमारी तरफ आ गए हैं, और उसमें हमारा योगदान है। वो हमारे पास ज़मीन का जो लैंड बैंक है वो एक बड़ा फैक्टर है। आज उसका एक काम जैसे काम शुरू कराया है, तो अगर ये हाईवे हमारा कब तक का टारगेट है इसका बनने का? 1.5 साल का। तो 1.5 साल में अगर ये हाईवे बनता है तो निश्चित रूप से जो बड़े जहाज़ हैं, इसमें भी 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एक तो पार्किंग, दिल्ली में अब जो जहाज़ आते हैं इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, और पार्किंग करने के लिए हिसार से बढ़िया और कोई उनको प्लेस नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है जब पार्किंग आएंगे तो फैसिलिटी भी यहाँ तक खाली तो आएगा नहीं। जब आएगा तो जहाँ से भी आएगा, दिल्ली से होके आएगा या जयपुर से होके आएगा या अमृतसर से होके आएगा, तो वो सुविधाएं अपने आप यहाँ जुड़ेंगी। और दूसरा है एमआरओ यानी सारे देश में अब वो जो एमआरओ है वो बेंगलोर और शायद नागपुर, दो ही जगह है जी। हैदराबाद में छोटा है सर, हाँ, 2 बड़ी जगह, तो 2 बड़ी जगह है। तो दिल्ली का जो प्लेन है जिसको मरम्मत करानी होगी, तो एमआरओ इतनी दूर जाने के बजाय स्वाभाविक उसको नज़दीक जगह मिले तो यहाँ जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा तो कंपनियाँ ऐसी हैं जो उनको जगह यहाँ मिली नहीं तो विदेशों में जा करके अपने जहाज़ को ठीक कराते हैं। तो एमआरओ के कुछ कंपनियों को हम करेंगे उनके साथ तालमेल, तो एमआरओ का एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। तीसरा है डिफेंस के जितने भी इंडस्ट्री है उसको भी, चूँकि यहाँ कैंट एरिया है और आइडियल प्लेस है, डिफेंस के लोगों से हमारी बातचीत भी चल रही है, वो कहने आप एक बार एक्सपेंड करो तो उसमें जैसी सुविधाएं खड़ी होंगी वैसा करेंगे। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ फिर जब एयरपोर्ट बनेगा तो कोई 2-4 होटल भी बनेंगे, इंडस्ट्री भी बनेगी। अब जिन लोगों को यहाँ आना है तो उनको रहने की सुविधा चाहिए, तो एक एक करके ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। संयोग से हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेस हमारे पास उनमें भी काफ़ी है, स्पोर्ट्स का भी धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ रहा है मामला। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हिसार जो है वो हमारा एक आइडियल प्लेस है टू बी डेवलप। कुछ बोल रहे थे और कुछ? हाँ प्लीज। हाँ, कांग्रेस के 2 बेटियों सभी पार्टियों को घुसना पड़ रहा है, कांग्रेस को, बीजेपी को, नेहरू को, वो आश्वस्त है कि कांग्रेस ही जीतेगी उसमें। तो आप इसके बारे में कहेंगे जो जींद में जो जीत हुई है क्या उसके से ज्यादा होगी या उसके बराबर रहेगी, कैसे क्या पोजीशन रहेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी इलेक्शन आता है उसमें सब पार्टियां लगती हैं और जुटती हैं। अब ये अलग बात है कि सब पार्टियों बस नेता हैं, बहुत हैं और निर्विवाद तरीके से सब जा रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि उनके पास बाप बेटा के अलावा कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो बाप बेटा ही रहेंगे। दूसरे को जाते हैं तो उनका कैंडिडेट ही कह देता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब नेता को दुत्कार दिया जाता है तो नेता का माथा खराब है, क्यों जाएगा? लेकिन उस बाप बेटा को पसीने आए हुए हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने एक बड़ा नेता अपना उतारा था जींद में उनको धराशायी होना पड़ा था। कितना बड़ा नेता था, अब उसको पता नहीं भगवान जाने बुद्धि कहां से सद्बुद्धि ये आई कि कैथल का विधायक होते हुए जींद में जा कूदा। तो इस पर बड़े लोग अचंभित थे। अब उसको बेशरम इतना है कि वो जींद भी हार गया, फिर कैथल भी हार गया और बिहार जीतने चला। क्या बिहार बा? ठीक है बा। इसलिए बड़ौदा हम जीतेंगे। हमारे गठबंधन के सब नेता वहां लगे हुए हैं। हमारा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको बड़ौदा की भी ख्याति प्राप्त है, हरियाणा की भी है, राष्ट्र की भी, अंतर्राष्ट्र की भी है। उसको हर जगह ख्याति प्राप्त है। एक पहलवान के नाते
और अच्छा जो परफॉर्म करने वाला पहलवान, देश में दुनिया में नाम है। सीएम साहब आप कह रहे हैं, सीएम साहब आप कह रहे हैं बोलो। सीएम साहब आप कह रहे हैं कि आपने 5 साल पिछले और 1 साल इसमें काफी विकास किया है, बट चुनाव प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस 1 साल की सरकार में तो एक नहीं अनेक घोटाले हुए हैं, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि ये बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री 1 इंच जमीन का अधिग्रहण पिछले 5 साल में किया हो, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हो, कोई पावर प्लांट लगाया हो, या कोई भी बड़ी परियोजना जो हरियाणा में आई हो जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हो, ये आरोप लगा रहे हैं सर। और घोटालों की सरकार 2005 से लेकर 2014 तक जमीनों के जितने अधिग्रहण हुए और उसमें क्या क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष उनको ही पता, हमको ही पता। हम तो वही कांटे निकालते निकालते अभी भी पूरे निकले नहीं हैं। यानी कम से कम उनकी खरीदी हुई जमीन, एक्वायर की हुई जमीनों के बदले में हमको 5 साल में, 6 साल में 30,000 करोड़ रुपया ये अनाउंसमेंट का देना पड़ा, 30,000 करोड़ रुपया। और जो जाते जाते वो 31 दिसंबर 2013 के दिन 3 या 4,000 एकड़ भूमि का वो नोटिफिकेशन कर गए थे, सेक्शन 4 लगा गए थे। हमने आने के बाद उसको रद्द किया। हमने बिल्कुल ये तय किया था कि जितना पुराना लैंड बैंक है, जिनमें सारे इन्होंने घोटाले किए हुए हैं और जितने कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जमीनें यानी किसानों के साथ धोखा इन्होंने किया, कितना ही। अब ये मानेसर का घोटाला है, फिर वो उलावास का घोटाला है, वो सारे उन्हीं के जिम्मे पड़ रहे हैं। आज सीबीआई उनके पीछे पड़ी है, हमारे पीछे तो सीबीआई नहीं पड़ी। अगर सीबीआई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, क्यों छुपते फिर रहे हैं? आज जो तमाशे उन्होंने जमीनों के किए, कम से कम ये सरकार अपने ऊपर गौरव करती है कि हमने इस प्रकार के न किसी चक्र में फंसेंगे ना फंसे हैं। जमीनें हमको चाहिए, हमने नया एक सिस्टम निकाला, वो निकाला ई भूमि का सिस्टम। ई भूमि में जिससे जहां भी हमको जमीन चाहिए होती है, हम जनता को ऑफर करते हैं, किसानों को ऑफर करते हैं, अपनी जमीन बेचनी है तो बेच दो, जो रेट आप कहोगे उसमें नेगोशिएट करेंगे। और इसमें लगभग 700 एकड़ से ऊपर ये जमीनें हमने, चाहे वो लीनियर प्रोजेक्ट्स थे, नहरों के थे, पब्लिक हेल्थ के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, जहां भी हमें जरूरत थी या कहीं इंडस्ट्री की जरूरत थी, वो हमने किए। अभी HSVP ने भी कुछ जमीन खरीद ली है ई भूमि पर। ई भूमि का मतलब ये है कि किसान जो ऑफर करता है, कितनी करे वो, फिर हमको जहां लगता है यहाँ सस्ती मिल रही है, वहाँ नेगोशिएट करके कमेटी बनी हुई है। अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर मिलती है तो वहीं डिपार्टमेंट फैसला कर लेता। कलेक्ट्रेट से ज्यादा कोई मांगे तो पहली कमेटी है चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, दूसरी कमेटी है मंत्रिमंडल स्तर पर, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कि क्या ये जो जमीन किसान बोलता है इससे सस्ती कोई और देने के लिए तैयार है तो हम वहाँ ले लेते हैं, और कहीं नहीं मिलती है तो जो वहाँ मिलती है वो हम लेते हैं। लेकिन उससे कम से कम ये झंझट खत्म हो जाते हैं। कल कोई कोर्ट में जाएगा, मुझे तो सरकार ने कम दिया, वो फिर कोर्ट वाले, जज वाले, वो कोई गाँव के आदमी तो है नहीं, उनको पता ही नहीं कहाँ है क्या क्या नहीं है। एक जमीन का अनाउंसमेंट कोर्ट ने दिया यमुनानगर में, कहीं एग्रीकल्चर लैंड थी, और पास में ही कोई एक सरकारी थाने की एक 500-700 मीटर जगह वो खरीदी थी। अब वो तो कई हजार रुपए मीटर होती है थाने की जगह, क्योंकि शहर के अंदर है। उन्होंने उसी थाने के रेट को एकड़ों में लगा करके और अनाउंसमेंट दे दी। अब ये कोर्ट होते हैं तो अपने तरीके से चलते हैं। हालांकि हमने उसमें बाद में एक एक्ट पास किया कि अगर कोर्ट भी कोई एक्ट पास करेगी, उसके बाद एक छूट सरकार को होनी चाहिए कि यह सरकार को वायबल है कि नहीं है। अगर वायबल नहीं है तो कोर्ट दोनों काम करे, या सरकार पैसा दे दे किसान को, नहीं तो जमीन वापस लौटा के पैसा ले ले। उसके बाद ये चीजें रुकी हैं, और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कई अनाउंसमेंट कम किए कि नहीं, हाई कोर्ट और नीचे जो कोर्ट होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिए। अच्छा, हमें उस पैसे को लेना होता किससे? कंज्यूमर से। HSIDC तो इंडस्ट्री से लेना पड़ेगा, हुड्डा की जो जमीन HSVP की होगी तो जो प्लॉट धारक है उससे लेना पड़ेगा। 60,000 प्लॉट धारकों की समस्या थी इस अनाउंसमेंट की, लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, हाथ खड़े कर गए। एक बार स्कीम बनाई, उसमें लगभग 20,000 आए, फिर अगली बार स्कीम बनाई, उसमें 12-13,000 आए। अभी भी कोई 17,000 लोग ऐसे हैं जिनके अनाउंसमेंट बाकी हैं, यहाँ आपके हिसार के भी सेक्टरों के बाकी हैं। वो भी हम लगे हैं कोई रास्ता निकले, और हो सकता है हम 2-4 दिन में उसका रास्ता निकाल के उनको भी फ्री करेंगे, क्योंकि एक बार कोई झमेले पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो इन पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए इतना समय लग गया कि बहुत ज्यादा, और उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया कि इसमें से कौन मरेगा, कौन फंसेगा, लिटिगेशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने सुधार के हम काम कर रहे हैं,
सुधार का जब काम किया जाता है उस समय, सुधार का जब काम किया जाता है, कोई भी नया काम होता है, उस समय बहुत आसान तरीका होता है कि इसमें घोटाला हो गया। जैसे हमने रजिस्ट्रियां बंद की, 1 महीना 1.5 महीना बंद की, हमें पता है कि नीचे नीचे गड़बड़ हो रही है। अब या तो सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाए, सारी सरकार को फेल कर दिया जाए, या उसको आगे कैसे ठीक करना है ये विचार किया जाए। हमने आगे ठीक किया, ठीक हो गया। आरटी ऑफिस ये हमने ठीक किया। आरटी ऑफिस में जो तमाशे होते थे नीचे ओवरलोडिंग के, इसके उसके, हम लगे हैं उसको ठीक करेंगे। बिजली 4,500 गाँव में हमने 24 घंटे दे दी। इसी प्रकार मंडियां, इन मंडियों में क्या तमाशे होते रहे हैं आपको भी पता, हमको भी पता। तो उनको ठीक करने के लिए नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। और उसमें मिलें भी हैं, उसमें आड़ती भी हैं, उसमें किसान भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट की एजेंसियां भी हैं, मार्केटिंग बोर्ड भी है। तो सब लोगों के अंदर कहाँ क्या चल रहा है, इसको ठीक करना हमारा काम है। और ठीक करते समय अगर हम ही उजागर करते हैं ये गड़बड़ हो रही है, उसको क्या कह देंगे, घोटाला। सर 4 महीने बाद छात्र छात्राओं को फेल करते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं है, तो उन पे क्या डेडिकेटेड रहेगा? हैं? गठबंधन सरकार का जो दूसरा साल शुरू होने वाला है, इस इशू पर डेडिकेटेड रहेगा डेवलपमेंट के। जितने विषय आज बताए हैं उन्हीं को सबको आगे बढ़ाएंगे, जितने बाकी बचे हुए के करके आगे लेंगे, और जितना कांग्रेस हमको गालियां देती रहेगी हमको अच्छा लगेगा। हरियाणा का सपना कब देखें? हाँ जी, प्रदूषण मुक्त हरियाणा का सपना सर कब तक पूरा होगा? ऐसा भी ये हरियाणा की सीमाओं से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसमें हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, और इस ज्वाइंट एफर्ट में सब चीजें कर रहे हैं, सब लोग चिंतित हैं। आज कोर्ट के अंदर कल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हम 4 दिन के बाद सेंट्रल को एक कानून बनाने जा रहे हैं। उस कानून के अंतर्गत अब क्या उसके विषय होंगे कानून के, वो आने के बाद पता लगेगा। हम क्या कर रहे हैं ये मैंने सब बताया है कि हम उसमें खास करके पराली का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये मैंने सारा बता दिया। परिवहन प्राधिकरण में एचपीएस अधिकारियों की नियुक्ति दी गई है, उसका इंटरडिसिप्लिनरी जो ये डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, हमने चूंकि वो पहले हमारे जो एडीसी थे वही आरटीए होते थे। अब 22 एडीसी कम आरटीए दोनों होते थे। जिस दिन हमको 22 अलग वो अलग कर दिए, वो अलग कर दिए, तो 44 अफसर एकदम 22 बढ़ाने पड़ गए। तो 22 अफसर बढ़ाने के लिए अब एचसीएस की तो संख्या सीमित है, उनको इधर लगा लो या उधर लगा लो। तो इसलिए कुछ उसमें से जो स्पेयर कर सकते थे वो हम एचसीएस अलग लगाए, कम पड़ गए वो हमने क्लास 1 के अधिकारी या एचपीएस वो लिए। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हमने अलग से कोई कल को लोग कहेंगे ये भी घोटाला है कि हमने बाहर के लोग क्यों लगा दिए। आवश्यकता जहां अफसर की होती है उस अफसर को वहां लगा करके रिजल्ट अच्छा चाहिए। रिजल्ट अच्छा लेने के लिए बहुत रास्ते सरकार के पास होते हैं, तो ये सारे रास्ते, उसमें से एक रास्ता ये है एचपीएस अधिकारी हमने लगाया है। सर राज्य सरकार 3 कानून लेके आई है कृषि से जुड़े, जिसके विरोध में सेंटर सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी सरकार के नेता आपके साथ छोड़ रहे हैं, आपके चेयरमैन पद तक सरकार ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या समझा जाए, सरकार अपने नेताओं को समझाने में विफल रही है? ऐसा नहीं होता है, हर किसी के कन्विक्शन बनती है। बहुत से ऐसे विषय आते हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, जब शुरू में लागू किए जाते हैं तो जो लागू करने वाली टीम होती है उसके मन में सारी कल्पना होती है, लेकिन वो पहले दिन जमीन पर नहीं उतरती है। उस कल्पना में कुछ तो उसको सोच लेते भी सीधा हो गया, कुछ के मन में आता कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा। उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। उनको या तो हम समझाएंगे, और या फिर प्रत्यक्ष जिस दिन उनका लाभ होने लग जाएगा अपने आप ध्यान में आ जाएगा। इसलिए ये ऐसे विषय नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई विवाद करना है। अगर वास्तव में किसी को लगता है कि इसका लाभ नहीं है, हम बैठेंगे, बात करेंगे। और आज जैसे मैंने बताया, हमारी 1 महीने की, बल्कि अब 20-22 दिन हो गए प्रोक्योरमेंट के, चाहे उसमें एमएसपी है वो पूरी मिल रही है, चाहे उसमें मंडियां हैं वो ठीक से काम कर रही हैं। मंडियों में तो बल्कि हमने 3% की जो एचआरडीएफ और मार्केट फीस है वो कम कर दी है, 4 की बजाय 1 ही कर दी है। जितनी सुविधाएं, और अब जब कभी कोई प्राइवेट आएगा वो खरीदने लगेगा, उस समय क्या स्थिति आएगी उस समय ध्यान में आएगा। अभी 1 दुकान थी किसान के लिए बेचने के लिए, अब 2 दुकानें हो गई। किसान को छूट दी है ना, और हमने अपनी दुकान में कह दिया कि हम एमएसपी कम नहीं करेंगे, हम मंडी बंद नहीं करेंगे, सिस्टम यही चलता रहेगा। अगर तुम्हें बाहर कहीं ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको छूट देंगे। पहले वो बाहर नहीं बेच सकता था, पहले मंडी से बाहर कोई किसान बेच नहीं सकता था। बाहर भी बेचेगा तो उसको मार्केट फीस लगती थी, उसको एचआरडीएफ का पैसा लगता था। अब बाहर ही एचआरडीएफ और मार्केट फीस तो लगेगी नहीं। उसी में से हमारे आड़ती भाइयों ने कहा कि अगर हम 4% रखेंगे तो फिर अंदर आएगा कोई नहीं। इसी में से हमने 1% कर दिया कि इस डर से तो कोई बाहर ना जाए, 1% दे देंगे, समय में पता है।
और बाहर कोई जाएगा ज़्यादा पैसा देगा तो हमको क्या अच्छी बात है, किसान को ज़्यादा पैसा मिला, हमको भी ये झंझट नहीं करने पड़े। गोदाम बनाओ, पैसा खर्च करो, इकट्ठा करो। स्टॉक लिमिट हटाने के बाद से आलू प्याज भी 100 के करीब पहुंच गए हैं, उसको कैसे काबू करोगे? देखिए, आलू और प्याज कोई स्टॉक के कारण से बढ़े ऐसा नहीं है। ये ऐसी सब्जियां जो होती हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स जो होती हैं, ये कभी डिमांड ज़्यादा, कभी इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही प्याज और यही टमाटर सड़कों पर भी लोग फेंकते थे, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। तो ये पेरिशेबल आइटम जो होती है ना, ये उस आइटम की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। क्या पहले प्याज नहीं बढ़े? क्या पहले बढ़े थे ना? सर, तो फरीदाबाद का जो इंसिडेंट है, 21 साल की लड़की को कॉलेज से जाते हुए गोली मार दी गई और पानीपत में एसिड अटैक हुआ है, इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना और क्या इन्वेस्टिगेशन? अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है, बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको पकड़ लिया, यही पुलिस का काम होता है। सर, 1 साल पूरा हुआ है। हाँ। और ये आप जो पीसी कर रहे हैं सर, पिछली जो सरकार थी 4 साल पूरा होने पर मैंने सवाल किया था आपको किस लिए हरियाणा जाने का आने वाले वक्त में, आपने बोला था सुशासन के लिए जाने का, और एक अच्छा जो खर्ची पर्ची बंद हो गई जो आप तो हो रहा ना वो जी। अब ये जो दूसरा टर्म है आपके लिए जो है, क्या चुनौतियां गठबंधन में सरकार है और एक बेहतर हरियाणा बनाए, खुशहाल हरियाणा, इसके लिए सर क्या करने का? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। सरलता से हम अपनी सरकार चला रहे हैं। स्थायी गठबंधन है, स्थायी सरकार है, एकजुट होकर कर रहे हैं। और काम करने के लिए अभी किए बहुत है हमने, लेकिन करने के लिए अभी सामने बहुत कुछ है। तो जितने काम चल रहे हैं उनको सबको चलाएंगे। जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा परिवार पहचान पत्र वाला, ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा होगा। और फिर एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसमें योग्यता क्या है, ये सब पहचान करेंगे। कोई व्यक्ति अगर गरीब का जीवन जी रहा है तो कैसे उसको उस लाइन से ऊपर उठाया जाए, एक एक को ढूंढेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर से भाई पट्टी बन रही है।